हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक और नया टॉपिक। और वो न्यू टॉपिक है क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। हम सबको पता है कि जब भी हमारे कपड़ों के ऊपर कोई भी ऑयल, डर्ट या ग्रीस लग जाता है तो उसे रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स कपड़े पे लगे हुए ग्रीस या ऑयल को अच्छी तरीके से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो परफॉर्म करते हैं क्लेंजिंग एक्शन। पर कैसे? इसी सवाल का जवाब आज हमें पता करना है। तो बेटा बेसिकली आज के इस लेक्चर में ना हम अपने सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के क्लेंजिंग एक्शन के मैकेनिज्म को समझेंगे कि किस तरीके से वो कपड़े पे लगे हुए ऑयल को या डर्ट को या ग्रीस को रिमूव करते हैं। तो बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं ना, फटाफट से अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस लेक्चर की। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विभूति खरे। वेलकम टू अड्डा 247 फाउंडेशन चैनल। और हाँ, इस बार का टारगेट आप सभी को याद है कि नहीं कि इस बार हम सभी को मिल करके करने हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में 95% पार। तो बिल्कुल आइए उसी की तैयारी में हम अभी से लग जाते हैं और अपने आज के लेक्चर की भी बेटा शुरुआत कर ही लेते हैं। चलो भाई आ जाओ। अब देखो, ऐसा है कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का जो क्लेंजिंग एक्शन का जो पूरा मैकेनिज्म है वो तो हम समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि भाई एक सोप बनता कैसे है, सोप किस तरीके से काम करने वाला है, किस तरीके से वो कपड़े में लगे हुए ऑयल को या डर्ट को या ग्रीस को रिमूव करने वाला है, वो तो हमें समझना ही है। पर वो बाद की बात है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक सोप बनता कैसे है। एक सोप मॉलिक्यूल के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए बेटा, तब जाकर के आप उसके क्लेंजिंग एक्शन को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो आओ सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि एक सोप बनता कैसे और सोप कैसे बनने वाला है। ये पता करने के लिए हमें जाना होगा अपने प्रीवियस लेक्चर में। आप बोलोगे कि मैम पिछले लेक्चर को हम क्यों देखें? भाई हम तो ज़िंदगी में हमेशा आगे देखते हैं, हम पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते। नहीं बेटा, पढ़ाई में कभी कभी पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए। कभी कभी क्या, पढ़ाई में पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए, मतलब चीज़ों को रिवाइज करते रहना चाहिए। ये ना हो कि आगे पाठ और पीछे सपाट, मतलब कि आगे आगे का पढ़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे का भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ का जो फंडा है बेटा वो पढ़ाई में नहीं लगाना है। पढ़ाई में आपको पीछे मुड़ के देखना चाहिए और पीछे मुड़ करके जो आपके प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर से रिवाइज करते रहना चाहिए। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट, प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने बात करी थी इथेनोइक एसिड के ऊपर, है ना। इथेनोइक एसिड की हमने कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। और पिछले ही लेक्चर में हमने बात करी थी एस्टरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन के ऊपर, है ना। ये दो रिएक्शंस मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी, एस्टरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम सबसे पहले उन दोनों के ऊपर ही फिर से एक और बार बात करते हैं, क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है कि एक सोप बनता कैसे है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब अपन सबसे पहले बेटा बात करते हैं एस्टरिफिकेशन प्रोसेस के ऊपर। एस्टरिफिकेशन, ठीक है, इसमें होता क्या है? तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कुछ नहीं, एक ऐसी प्रोसेस या एक ऐसी रिएक्शन जिससे कि एक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाए, उसे हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन प्रोसेस, या आप बोल सकते हो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि इस प्रोसेस में होगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। ठीक है, एक एस्टर बनेगा। एस्टर बेटा दिखता कैसा है वो भी देख लो। आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन आर। ठीक है, आर सी ओ ओ आर। ये बेटा कीटोन नहीं है। मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ ये बात कि ये कीटोन नहीं है, ये एक एस्टर है, आर सी ओ ओ आर। ओके, चलो अब हमें क्या करना है, एस्टर बनाना है। तो एस्टर बनाने के लिए अपन सबसे पहले काम करते हैं ना, अपन लेते हैं अपना वो हीरो। एक्चुअली एक नहीं, अपन अपने लेंगे दो हीरो। कौन से दो हीरो? इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। तो एक तरफ बेटा मेरे पास है इथेनोइक एसिड, ठीक है, CH3COOH, दिस इज इथेनोइक एसिड। और दूसरी तरफ मेरे पास है दूसरा हीरो, यानी कि इथेनॉल, C2H5OH। थोड़ा सा घुमा के लिखा है,
ठीक है, घबराना मत कि मैम ये क्या आपने लिख दिया। अरे जैसे अपन ऐसे लिखते हैं ना C2H5OH, मैंने इसको थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है, क्या बड़ी बात हो गई, कोई बड़ी बात नहीं हो गई है ना। चलो, सो दिस इज इथेनॉल। अब मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं, दोनों को मिला दूंगी और मिला करके इनके मिक्सचर में मैं डाल दूंगी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा इसके बारे में तो अपन 555 बार पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में कि ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है। ये होता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि ये पानी निकाल करके रख देता है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने लिया इथेनोइक एसिड, हमने लिया इथेनॉल, दोनों को मिक्स कर दिया, उसके मिक्सचर में हमने क्या डाल दिया बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, यानी कि हमने एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया है। तो ये क्या करेगा, मैंने क्या बोला कि ये पानी निकाल के रख देता है। तो जिन दोनों कंपाउंड्स के मिक्सचर में हमने इसको डाला है, उस मिक्सचर में से बेटा ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पानी निकलवा देगा। हमने इसको इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल के मिक्सचर में डाला है, तो उस मिक्सचर से ये निकालने वाला है क्या, पानी। कैसे निकालेगा, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले ये जो इथेनोइक एसिड है, कहने को तो ये एसिड, मतलब कहने को तो नहीं वाकई में बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि कहने वाली बात हो गई है, नहीं नहीं, लिटरली बेटा वाकई में ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। पर फॉर अ चेंज ये बोलता है कि यार मान लिया कि मैं एक एसिड हूं और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे H पॉजिटिव आयंस फर्निश करने चाहिए, वो भी मैं करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं करता नहीं हूं, है ना। ये बेटा ये बोल रहा है, इथेनोइक एसिड बोल रहा है कि हाँ भाई मुझे पता है कि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड हूं और एसिड होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए, H पॉजिटिव आयंस फर्निश करने चाहिए। बट फॉर अ चेंज आज मैं H पॉजिटिव आयंस फर्निश नहीं करूंगा, बल्कि मेरे पास ये जो OH ग्रुप है ना, मैं इसी को निकाल करके फेंक दूंगा। अब हमें ये बात जो है शुरुआत में डाइजेस्ट नहीं होती कि अरे ऐसे कैसे। अब बेटा देखो जो जो हो रहा है, जो कंपाउंड जैसा बिहेव कर रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो हमें पचाना पड़ेगा, वो हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा, वो हमें समझना पड़ेगा, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिना हम ये क्वेश्चन मार्क उठाए कि मैम ऐसा कैसे, ऐसा क्यों। अभी जो हो रहा है वो तो हो रहा है ना, तुम उसको मना नहीं कर सकते हो कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो रहा है बेटा, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो फॉर अ चेंज इथेनोइक एसिड बोलता है कि भैया मैं जो है, ये जो अपना OH ग्रुप दिख रहा है ना, इसको मैं पूरा का पूरा निकाल करके फेंक दूंगा। हमने कहा भैया तुम्हारा OH ग्रुप है, तुम जानो, अगर तुम्हें निकाल के फेंकना है तो तुम फेंक सकते हो, निकाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं ये जो अपना इथेनॉल है, इथेनॉल बोलता है कि यार मेरे पास ये जो एक हाइड्रोजन एटम दिख रहा है सबको, मैं इसको निकालना चाहता हूं। आई बात समझ में। इथेनॉल बोलता है कि यार ये जो मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, मैं इसको निकाल करके फेंकना चाहता हूं, और ये बोलता है कि भाई मेरे पास जो OH ग्रुप है मैं इसको निकाल के फेंकना चाहता हूं। तो बेटा यहां से निकला क्या, OH, और यहां से निकला इथेनॉल से निकला H। OH निकला इथेनोइक एसिड से, इथेनॉल से निकला क्या, H। अब जो निकल गए हैं वो क्या करेंगे बेटा, अब जो निकल गए हैं वो आपस में अरे ऐड हो जाएंगे ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बेटा, मिलकर के क्या बन जाएगा, मिलकर के बन जाएगा पानी। मैं यही तो बोल रही थी कि ये क्या है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तुम इसको जहां डालोगे ये वहां से जो ना पानी निकाल करके रख देगा। तुमने इसको इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के मिक्सचर में डाला था, तो इसने क्या करा, इस मिक्सचर में से पानी निकलवा दिया। कैसे निकला पानी, इथेनोइक एसिड से निकला OH ग्रुप और इथेनॉल से निकला एक हाइड्रोजन एटम, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिल गए, क्या बन गया, पानी बन गया। अब क्या करेंगे भाई, पानी तो निकल चुका है, अब क्या करेंगे, अब जो बचा कुचा है तुम उसको उठा करके जोड़ दो। भाई जो बनना था, जो निकलना था वो हो गया, अब जो बचा हुआ है तुम उसको उठा करके जोड़ दो। क्या बचा हुआ है, देखो यहां पर, देखो क्या बचा हुआ है, यहां पर बचा है CH3CO, तो यहां पर लिखो CH3CO, है ना, यहां देखो ना CH3CO बचा है, वही चीज यहां पर मैंने लिख दी है। अब तुम अगर ये वाले कार्बन को बेटा देखोगे, है ना, अगर तुम ये वाले कार्बन को देखोगे तो ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बना के बैठा हुआ है। भाई ये तो निकल गया ना बेटा, OH तो निकल गया यहां से, तो अब ये जो कार्बन है ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बना के बैठा हुआ है, 1 2 3, ये एक और बनाएगा। ठीक है, ये एक और बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा,
तो मैंने क्या बोला, जो बचा हुआ है उसको तुम आपस में जोड़ दो। देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, CH2 या C2H5O बचा है भाई, यहाँ पर देखो ना H निकल गया, अब क्या बचा, C2H5O बचा है। तो तुम इसको इसके साथ जोड़ दो। कैसे, ये जो कार्बन है भाई वैसे भी इसको एक और बॉन्ड बनाना ही है, और अगर तुम C2H5O के ऑक्सीजन को देखोगे तो बेटा इसको भी तो एक और बॉन्ड बनाना है ना, क्योंकि इसका जो बॉन्ड बना था, इस ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बना था हाइड्रोजन एटम के साथ, वो टूट चुका है। तो कार्बन को भी बनाना है यहाँ पर एक और बॉन्ड, ऑक्सीजन एटम को भी बनाना है यहाँ पर एक और बॉन्ड। तो क्या होगा, अरे दोनों आपस में ही बना लेंगे ना बेटा। ये देखो इस कार्बन ने बना लिया एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन एटम के साथ, ठीक है, और इसके साथ ऑलरेडी ये जुड़ा हुआ है C2H5, तो वो भी लिख दो। ये लो क्या आ गया, क्या आ गया, देखो CH3COO C2H5। इसका नाम होता है बेटा इथाइल इथेनोएट, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम होता है इथाइल इथेनोएट CH3COO C2H5। और आपको जान के बेहद खुशी होगी, क्या खुशी होगी कि अरे यहाँ पर जो हमने बनाया ना ये और कुछ नहीं है, ये एक एस्टर ही तो है। देखो ऊपर मैंने लिखा है ना एस्टर कैसा दिखता है, RCOOR, तो ये भी तो वही है RCOOR CH3COO C2H5। तो ये क्या है, ये है एक एस्टर, नाम क्या है, इथाइल इथेनोएट। आ गया याद, याद क्यों बोला, पिछले लेक्चर में बता चुकी हूं मैं ये ठीक है ना, कोई बहुत नई चीज नहीं तुम्हारे लिए। पर अब वही वाली बात है कि आज हमें सोप के बारे में बात करनी है कि भाई एक सोप का क्लेंजिंग एक्शन का यू नो पूरा मैकेनिज्म कैसा होता है वो हमें सीखना है। तो उसके लिए सबसे पहला हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम ये समझें कि एक सोप बनता कैसे है। तो उसके बनने की प्रोसेस को समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ बेटा, तुम्हें एसिडिफिकेशन और आगे सपोनिफिकेशन रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। चलो इतना पल्ले पड़ा। अब एक काम करते हैं, ये जो एस्टर है, ये जो एस्टर यहाँ पे बना है बेटा, इसको ना अपन एक स्ट्रॉन्ग अल्कली जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड टाइप का कुछ हो गया, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर एस्टर बना हुआ है इसको अपन एक स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं और फिर हीट भी कर देंगे उस मिक्सचर को, ठीक है। कैसे, देखो CH3COO C2H5, इसको अपन रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसको अपन क्या कर देंगे, पूरे को फिर थोड़ा सा जो मतलब जो मिक्सचर बना है उसको अपन हीट भी कर देंगे, ठीक है। अब होगा क्या, कुछ नहीं होगा, सबको उठा करके बेटा आयंस में तोड़ डालो। जब कुछ समझ में ना आए तो आयंस में उठा करके तोड़ डाला करो। केमिस्ट्री में अपने आप जो ना तुम्हें आगे की चीजें समझ में आती जाएंगी। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ इस तरीके से टूटेगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, है ना। अरे भाई सबको उठा करके आयंस में तोड़ डालो, तो ये टूटा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। यहां पर ये देखो, यहां पर ये देखो, ये भी टूटेगा बेटा अपने आयंस में। कैसे, ऐसे C2H5 पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव। सबको उठा करके तोड़ डालो बेटा, आयंस बन जाएंगे। यहां से मिले हमें Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, यहां से हमें मिल गए C2H5 पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव आयंस। अब क्या करेंगे भाई, जो ऑपोजिट आयंस हैं उनको जोड़ दो। जो OH नेगेटिव है ये बेटा जाकर के जुड़ेगा C2H5 पॉजिटिव से। भाई ऑपोजिट आयंस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वही तो यहाँ पे हो रहा है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो जुड़ जाएंगे। क्या बन जाएगा, C2H5OH। यानी कि आप बोलोगे कि मैम हमारे पास तो इथेनॉल वापस आ गया। भाई हमने ये बनाया कैसे था बेटा, हमने ये बनाया था इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड से, और देखो क्या तो हमने रिएक्शन करवा दी कि वापस से हमारे पास आ गया इथेनॉल। बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब अभी एक और चीज बनेगी, ठीक है ना, एक और चीज बनेगी। क्या बनेगी, ये Na पॉजिटिव है और ये CH3COO नेगेटिव है, जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, CH3COO Na। क्या बन जाएगा ये, CH3COO Na।
ये बेटा एक सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, ठीक है ना, और इसका नाम होता है सोडियम इथेनोएट। क्या नाम होता है इसका? सोडियम इथेनोएट। ये एक सॉल्ट है। आई बात समझ में? तो हमने जो एस्टरिफिकेशन प्रोसेस में एस्टर बनाया था, उसकी हमने रिएक्शन करवा दी एक स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप बोलोगे कि मैम क्या यहाँ पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन नहीं ले सकते? क्योंकि भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी तो एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है। हाँ ले सकते हैं, किसने मना करा? ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। अगर तुम यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। मैंने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसलिए क्या बन गया? सोडियम सॉल्ट बन गया। तो कुछ नहीं, एस्टरिफिकेशन में जो हमने एस्टर बनाया था उसकी हमने रिएक्शन करवा दी एक स्ट्रॉन्ग अल्कली के सोल्यूशन के साथ, और उसको हमने क्या करा? हीट भी कर दिया। तो सब कुछ अपने अपने आयंस में टूट गया। हमें प्रोडक्ट्स क्या क्या मिले? इथेनॉल वापस मिल गया, और प्लस यहाँ पर हमारे पास आ गया सोडियम सॉल्ट, जिसको अपन बोलेंगे क्या? इसका मतलब नाम क्या होता है? सोडियम इथेनोएट। इतना क्लियर हुआ? इस प्रोसेस को बेटा अपन बोलते हैं सपोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। आप बोलोगे कि मैम ऐसे क्यों, ये अलग सा नाम क्यों दिया गया? इस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा इसी तरह की रिएक्शन का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं हमारे सोप्स। मैंने क्या बोला? हम अभी फिलहाल पिछले 10-15 मिनट से, मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया एग्जैक्टली, हम इतनी देर से जो मेहनत कर रहे हैं लगातार, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये समझना है कि भाई हमारे सोप्स बनते कैसे हैं, तब जाकर के उसका सोप मॉलिक्यूल समझ में आएगा, तब जाकर के उसका क्लेंजिंग एक्शन का मैकेनिज्म समझ में आएगा। आई बात समझ में? तो ये जो आपके सामने यहां पर मैंने रिएक्शन लिखी, आपको समझाई, इसी को अपन बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि कुछ इसी तरह की रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं सोप्स। और क्योंकि इस तरह की रिएक्शंस के थ्रू सोप्स बन रहे हैं, तो रिएक्शन का नाम ही क्या पड़ जाता है? सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब अगर तुम्हें ये छोटे छोटे बेटा कंपाउंड्स के साथ ये सारी रिएक्शंस समझ में आई हैं, है ना, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, तो अब अपन एक काम करते हैं, अब अपन लेते हैं थोड़े से बड़े कंपाउंड्स। जैसे कि यहाँ पर तो हमने बहुत ही छोटे छोटे से कंपाउंड्स लिए हुए थे। क्या हुआ? हाँ, मैंने क्या बोला? यहाँ पर तो अपन ने बहुत ही छोटे छोटे से कंपाउंड्स लिए हुए थे। छोटा सा कार्बोक्सिलिक एसिड, छोटा सा एल्कोहल, है ना, सब छोटे छोटे हैं। आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे छोटे हो गए? बेटा यकीन मानो मेरा, वाकई में ये एक छोटा सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, वाकई में ये एक छोटा सा एल्कोहल है। अब अपन क्या करते हैं? एक बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, एक बड़ा एल्कोहल लेते हैं, और उनके बीच में जो है कुछ इसी तरह से रिएक्शंस करवा करके देखते हैं, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि लिटरली सोप्स कैसे बनते हैं। आओ इधर आओ। ओके, तो अब बेटा अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपन एक बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है ना, तो अब अपन एक बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पर लेते हैं स्टेरिक एसिड। ठीक है, स्टेरिक एसिड कैसा दिखता है वो देख लो, C17H35COOH। ये क्या है? ये है स्टेरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है बेटा? स्टेरिक एसिड। ये है क्या? एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बस बड़ा है। आप बोलोगे कि मैम इसको आप बार बार बड़ा बड़ा क्यों बोल रहे हो? अरे देखो ना, कार्बन के 17 एटम्स हैं इस एसिड के, स्टेरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 17 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 35 एटम्स हैं। तो हुआ ना एक बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं यही तो बोल रही थी कि अभी तक अपन बात कर रहे थे छोटे छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड की और अल्कोहल की। अब अपन बात करेंगे बड़े बड़े कंपाउंड्स के ऊपर, जैसे कि ये स्टेरिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन फॉर्मूला क्या है देख लो, C17H35COOH। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे बेटा, लगे हाथ अपन जो है एक वो ले लेते हैं, एक बड़ा अल्कोहल भी ले ही लेते हैं। ठीक है, वो बड़ा अल्कोहल है, जैसे कि अपन ने बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, वैसे अब अपन क्या करते हैं, एक बड़ा अल्कोहल लेते हैं, उसका नाम है बेटा ग्लिसरॉल। क्या नाम है? ग्लिसरॉल।
उसका स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर मेन है CH2OH, CHOH, CH2OH। ये है बेटा एक बड़ा अल्कोहल, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। सबने स्ट्रक्चर देखा, अलग से मैं इसलिए बता रही हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये है बेटा ग्लिसरॉल, एक बड़ा अल्कोहल। स्ट्रक्चर देख लो इसका, CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिख देती हूं ताकि तुम्हें समझ में आए अच्छे से। अब अपन लेते हैं अपना वही ग्लिसरॉल, ठीक है। वेरी सॉरी, CH2OH, CHOH, CH2OH। बेटा इसको मैंने थोड़ा सा घुमा के लिखा है, तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। देखो इसलिए जो है ना मैंने इसका अलग से तुमको स्ट्रक्चर समझाया। ये होता है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है, ये मत समझना कि मैम ये सब अलग अलग है। देखो ना यहाँ पर तुमको 3 कार्बन के एटम्स दिख रहे हैं, यहाँ पर तुमको, अरे ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल में तुमको यहाँ पर कार्बन के 3 एटम्स दिख रहे हैं, 1 2 3। ये तीनों बेटा आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग मत समझना इनको, ठीक है ना। तीनों आपस में देखो जुड़े हुए हैं। तो बस मैंने वही यहाँ पर बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, बस जो OH ग्रुप है उनको यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिख दिया है, दूसरे साइड लिख दिया है ना। तो कंफ्यूज बेटा बिल्कुल भी मत होना, ये ग्लिसरॉल ही है, बस यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है उनको मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया है। ठीक है, चलो तो अब अपने पास एक बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया है, एक बड़ा अल्कोहल आ गया है। ये है स्टेरिक एसिड और यह है ग्लिसरॉल। दिस इज ग्लिसरॉल। अब अपन क्या करेंगे, अरे तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अरे तुम्हारे पास ये अल्कोहल है, इनको मिक्स कर दो और करवा दो क्या, एस्टरिफिकेशन। एस्टर बना लो ना, किसने तुम्हारा हाथ रोका है भाई। डालो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या करेगा बेटा, ये जहां तुमने इन दोनों के मिक्सचर में डाला कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा ये इन दोनों के मिक्सचर से ना पानी बाहर निकाल देगा। ये तो होता ही ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जहां डालोगे वहां से पानी निकाल लेगा। तो तुमने अब इसको डाला है इन दोनों के मिक्सचर में, तो मिक्सचर में से क्या करेगा बेटा, ये पानी निकलवा देगा। आ जाओ पानी निकलवाते हैं। कैसे निकलवाते हैं, याद करो बेटा, अपन ने बेसिक रिएक्शन क्या पढ़ी, इसीलिए मैं तुमको रिकैप करवा रही थी, ठीक है ना। अपन ने बेसिक रिएक्शन क्या पढ़ी है, एस्टरिफिकेशन की, कि जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वहां से निकलता है OH, और जो अपना अल्कोहल होता है, जो अपना अल्कोहल होता है वहां से निकलता है क्या, H। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी होगी, तब जाकर के तुम इन बड़े कंपाउंड्स के साथ बेटा खेल सकते हो। ये क्या है, ये तुम्हारा जो स्टेरिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहां से तुम क्या करने वाले हो, यहां से तुम निकालने वाले हो OH, यहां से निकालने वाले हो OH। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तुम इसकी कार्बन चेन की लंबाई पे मत जाओ, तुम तो बस ये देखो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस होगी तो ये क्या करेगा, ये निकालेगा अपना OH। निकाल दिया इसने अपना OH। अब अपन जाएंगे किसके पास, अपन जाएंगे अपने अल्कोहल के पास, अपन जाएंगे अपने ग्लिसरॉल के पास। और अल्कोहल से क्या निकलता है, अल्कोहल से निकलता है हाइड्रोजन। तो बेटा इसके पास तो बहुत सारे हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, एक एक करके सबको निकालेगा। देखो यहां से निकला एक हाइड्रोजन, यहां से निकला दूसरा, और यहां से निकला एक और। मतलब ये समझ लो कि यहां पर तुम्हारे पास आ रहे हैं 3 H पॉजिटिव आयंस। दिमाग लगाने वाली बात है ना, कि आपके पास एक बड़ा अल्कोहल है, अब ग्लिसरॉल है, तो वो क्या करेगा, एक नहीं बल्कि 3 जो है ना हाइड्रोजन एटम्स को बाहर निकाल करके फेंक देगा। तो तुम्हारे पास आ जाएंगे यहाँ पर 3 H पॉजिटिव आयंस। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत नाइंसाफी हो गई, क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस यहां पर हमारे पास 3 हैं, लेकिन OH नेगेटिव आयन तो मैम केवल एक ही निकल करके आ रहा है। भाई हमको पानी बनाना है, तो पानी बनाने के लिए यहां पर हमारे पास 3 H पॉजिटिव आयंस हैं, लेकिन OH नेगेटिव आयन केवल एक ही है। तो क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, तुम जो है यहाँ पर स्टेरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा उनका नंबर बढ़ा दो ना। तुम्हें किसने कसम दी है कि तुम यहाँ पर केवल इसका एक ही मॉलिक्यूल लोगे, अरे तुम 3 ले लो, तुम 4 ले लो, तुम 5 ले लो, तुम्हें किसने मना करा है। अपन बहुत अमीर हैं, ठीक है, अपने पास भर भर के क्या है बेटा, कंपाउंड्स है, अपने पास भर भर के मॉलिक्यूल्स हैं,
तुम जितने बोलोगे उतने यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। तो अगर स्टेरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल से तुम्हें केवल एक ही OH नेगेटिव आयन मिल रहा है, मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हें स्टेरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल से तुम्हें अगर केवल एक ही OH नेगेटिव आयन मिल रहा है और तुमको 3 चाहिए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास H पॉजिटिव आयंस 3 हैं, तो अगर तुम्हें 3 OH नेगेटिव आयंस चाहिए हैं तो तुम एक काम करो ना, यहां पर तुम स्टेरिक एसिड के भी 3 मॉलिक्यूल्स ले लो यार, 3 मॉलिक्यूल्स ले लो। मैंने क्या बोला, तुम स्टेरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ा सकते हो, क्योंकि रिएक्शन तुम्हें करवानी है तो तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए कि भाई कहां से हमें क्या मिल रहा है और कितना मिल रहा है। तो एक मॉलिक्यूल से यदि तुम्हें एक OH नेगेटिव आयन मिल रहा है तो 3 मॉलिक्यूल्स अगर तुम ले लोगे तो वहां से तुम्हें मिल जाएंगे 3 OH नेगेटिव आयंस। फिर तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आ जाओ, इसको ना बेटा मैं थोड़ा साइड में लिख दूं क्या? अरे 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 ये क्या आ गया, हटो भाई। चलो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। अरे आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। कोई बात नहीं बेटा, ये मेरी बात नहीं मान रहा है। मैं इसको दोबारा से नीचे लिख देती हूँ, ठीक है? चल, तो ये क्या है अपने पास, ये है स्टेरिक एसिड और ये है एक्चुअली एक कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसका नाम है स्टेरिक एसिड, बाकी तो ये है क्या, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है? एक मॉलिक्यूल यहां पर तुमको दिख रहा है, मैं 2 और बना देती हूँ फटाफट से, C17H35 COOH, एक और C17H35 COOH, ठीक है? अब देखो यहां से निकल गया एक OH, यहां से निकल जाएगा दूसरा OH और यहां से निकल जाएगा बेटा इस मॉलिक्यूल से तीसरा OH। तो यहां पर बेटा कुल मिलाकर के, हटो भाई, हाँ, यहां पर बेटा कुल मिलाकर के तुम्हारे पास आने वाले हैं 3 OH नेगेटिव आयंस और यहां से आने वाले तुम्हारे पास 3 H पॉजिटिव आयंस। तो बेटा अब देखो, अब मामला एकदम क्लियर है, सॉर्टेड है। H पॉजिटिव आयंस 3 है, H पॉजिटिव आयंस 3 है, OH नेगेटिव आयंस भी 3 है। अरे मिला दो तो क्या होगा, 3 पानी के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, मतलब पानी के 3 मॉलिक्यूल्स, 3 पानी के नहीं, पानी के 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बन गए, निकल गया पानी। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या किया था हमने, ये हमने क्या किया था, पानी निकलवाने के बाद जो बचा था उसको उठा करके जोड़ दिया था। तो बेटा यहां पर भी अपन वही करेंगे, पानी निकलने के बाद जो बचा है उसको उठा करके जोड़ देंगे, ठीक है ना? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ वरना जगह नहीं बचेगी। हाँ जी, जो बचा है मुन्नो उसको उठा करके जोड़ दो। शुरुआत अपन यहां से करते हैं, यहां से क्या बचा है, C17H35 CO बचा है, लिखो यहां पर, लिखो जल्दी से लिखो, C17H35 C डबल बॉन्ड O। अब तुम देखो जो ये वाला कार्बन एटम है बेटा, ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना के बैठा हुआ है, एक ये वाला और डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। अरे मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, ये जो तुम्हारे पास स्टेरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इसमें जो ये वाला कार्बन है ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना करके बैठा हुआ है, ये एक और बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बनाएगा? अरे तुम देखो ना, ये सामने क्या है तुम्हारे पास, सामने अल्कोहल है कि नहीं, सामने ग्लिसरॉल है कि नहीं? तो ग्लिसरॉल का यहां पर तुमको ये जो ऑक्सीजन एटम दिख रहा है ना बेटा, इसके साथ ये कार्बन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये देखो, कंफ्यूज नहीं हुए तुम लोग? पानी निकलने के बाद जो बचा उसको हम जोड़ रहे हैं। यहां पर क्या बचा, C17H35 CO, पहले मैंने वो लिख दिया। ग्लिसरॉल में ऊपर क्या बचा हुआ है, CH2 है ना, CH2O बचा हुआ है, CH2O बचा हुआ है। तो मैंने क्या करा, इस कार्बन को, स्टेरिक एसिड का ये जो अपने पास मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल में ये जो कार्बन है बेटा, इसको उठा करके मैंने जोड़ दिया इस ऑक्सीजन एटम के साथ। तो देखो क्या बन गया, C17H35 COOCH2।
ठीक है। अब जो अपना क्या बोलते हैं, जो अपना ग्लिसरॉल है, ठीक है ना, ये दिख रहा है ग्लिसरॉल, इसका जो ये बेटा कार्बन है, ये वाला कार्बन, अरे ये दूसरे कार्बन के साथ भी तो जुड़ा हुआ है ना, ये दूसरे कार्बन के साथ भी तो जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन देखो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है इस ऑक्सीजन के साथ। इसके कार्बन को मैंने जोड़ दिया इसके ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया C17H35 COOCH2। अब ये जो बेटा कार्बन है, ये नीचे एक और कार्बन के साथ में ऐसे जुड़ा हुआ है ना, और ये कार्बन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन वेला बैठा हुआ है, क्योंकि यहां से क्या हुआ है, हाइड्रोजन निकल गया, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन एक और बॉन्ड बना सकता है। किसके साथ बनाएगा, तो बेटा ये जो दूसरा मॉलिक्यूल तुमने लेके रखा हुआ था ना स्टेरिक एसिड का, इस मॉलिक्यूल का जो कार्बन है इसके साथ ये क्या करेगा बेटा, बॉन्ड बनाएगा। कैसे, देखो C17H35 C डबल बॉन्ड O, और ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन एटम के साथ, ठीक है। अब ये जो कार्बन है बेटा अपने ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल का, ये देखो एक और कार्बन के साथ नीचे जुड़ा हुआ है ना, ये देखो CH2, और ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है एक और ऑक्सीजन के साथ। फिर देखो ना ग्लिसरॉल का जो ये वाला कार्बन है ना, ये नीचे जुड़ा हुआ है एक और कार्बन के साथ, ये, और ये कार्बन जुड़ा हुआ है इस ऑक्सीजन के साथ। लेकिन ये जो ऑक्सीजन एटम है बेटा, ये अभी एक और बॉन्ड बनाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो बॉन्ड बना था हाइड्रोजन एटम के साथ बेटा वो टूट गया है, ये H एटम निकल चुका है, तो अब ये एक और बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बनाएगा, तो बेटा यहां पर तो तुमने तीसरा जो तुमने मॉलिक्यूल लेकर के रखा था स्टेरिक एसिड का, इस मॉलिक्यूल का जो कार्बन है बेटा, ये तो खुद ही एक और बॉन्ड बनाने की फिराक में बैठा हुआ है, तो इसी के साथ बेटा ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। कैसे, यहां पर देखो C17H35 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और फिर इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, एक बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और अपना कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, रेडी हो जाएगा। तो अभी तक हम बात कर रहे थे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, कि अपना वो इथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है, अपना इथेनॉल हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं बड़े बड़े कंपाउंड्स की, उनके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के ऊपर, कि अब हमारे पास है क्या, स्टेरिक एसिड का मॉलिक्यूल, एक नहीं बल्कि तीन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास स्टेरिक एसिड के, जो कि क्या है, एक बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड है। वहीं हमारे पास एक बड़ा अल्कोहल है, कौन, ग्लिसरॉल, मिला दिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया उसने, क्या करा, एक नहीं बल्कि तीन पानी के मॉलिक्यूल्स, मैंने फिर उल्टा बोला, एक नहीं बल्कि पानी के उसने 3 मॉलिक्यूल्स जो है बेटा बाहर निकाल करके फेंक दिए, फिर जो बचा उसको उठा करके हमने जोड़ दिया। अब जो जोड़ने पर हमारे पास आया है बेटा, ये क्या है, ये और कुछ नहीं, ये आपका एस्टर ही है। भाई हम कर क्या रहे हैं बेटा, हम एस्टरिफिकेशन ही तो कर रहे हैं। तुम लोग ये मत समझना कि मैम हमने कौन से ऐसे पाप कर दिए, मैम ये हम क्या पढ़ रहे हैं। बेटा तुम सोप कैसे बनता है वो पढ़ रहे हो। आप बोलोगे कि मैम इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में तुम्हें सोप मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मिल करके कपड़े पे लगे हुए डर्ट को, ग्रीस को, ऑयल को निकालते हैं, वो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। और वो समझने के लिए बेटा सबसे ज्यादा जरूरी कि तुम ये समझो कि भैया एक सोप मॉलिक्यूल दिखता कैसा है, बनता कैसा है। तो बनने के लिए ये सब तो पढ़ना पड़ेगा ना। और ट्रस्ट मी, शुरुआत में ऐसा लगता है कि मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे 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 करके चीजें अपने आप समझ में आती जाती। तुम्हें बस अभी तक अपन ने जो भी इतनी देर में पढ़ा है, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि एक जो बेसिक रिएक्शन होती है एस्टरिफिकेशन की, उसमें होता क्या है कि हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लेते हैं क्या एक अल्कोहल, दोनों को मिलाते हैं, उसमें हम डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बोले तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो क्या करेगा मिक्सचर में से निकालेगा पानी। कैसे निकालेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलता है OH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलता है OH ग्रुप, और जो आपने अल्कोहल लिया होता है, आपने जो भी अल्कोहल लिया होता है उससे निकलता है हाइड्रोजन एटम इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो यहां से निकल गया OH, यहां से निकल गया H, मिल जाएंगे, यहां से निकला OH, यहां से निकला H, मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और फिर जो बचा हुआ उसको तुम उठा कर जोड़ देना, जो जोड़ने पे बना, जो प्रोडक्ट बना वही तो क्या है, एक एस्टर है। बस तुमको ये एक बेसिक केमिकल रिएक्शन बेटा एस्टरिफिकेशन की याद रखनी है कि उसमें होता क्या है।
फिर अगर तुम्हें ये याद है ना, तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास छोटा कंपाउंड है या बड़ा कंपाउंड है, तुम आसानी से क्या कर सकते हो बेटा, तुम रिएक्शन जो है बना सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना सा ध्यान रख लो कि ये बेसिक जो रिएक्शन होती है एसिडिफिकेशन की, उसमें एग्जैक्टली क्या क्या कैसे कैसे होता है। यहां पर हमने दो बड़े जो है ना कंपाउंड्स ले लिए, एक बड़ा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, एक बड़ा हमने यहां पर एल्कोहल ले लिया और करवा दी क्या एसिडिफिकेशन। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया बेटा, एस्टर आ गया। अब अपन क्या करेंगे, पिछले बार अपन ने क्या किया था, जब अपने पास ये इथाइल इथेनोवेट बना था, ठीक है, कहां गया इथाइल इथेनोवेट, गुम गया क्या, हाँ, पिछले बार जब अपने पास ये इथाइल इथेनोवेट बना था, एस्टर बना था, तो अपन ने फिर क्या करा था, अरे इसको अपन ने एक स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ में रिएक्ट करवा करके पूरा हीट कर दिया था मिक्सचर को। तो क्या हुआ था, वापस से अपने पास एल्कोहल आ गया था और सोडियम सॉल्ट बना था कि नहीं बना था, बना था ना। बस वही चीज बेटा अब हमें रिपीट करनी है। यानी कि आप बोलोगे कि मैम इस बार जो हमारे पास इतना बड़ा एस्टर आया है, इस बार जो हमारे पास इतना बड़ा एस्टर आया है, उसका हम करवाएंगे सपोनिफिकेशन रिएक्शन। हाँ, उसी का करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, देखो बेटा, ये अपने पास एस्टर बना है एसिडिफिकेशन से, अब अपन इसको बेटा रिएक्ट करवाएंगे एक स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और उस रिएक्शन मिक्सचर को अपन क्या करेंगे, हीट कर देंगे। फिर देखना क्या होता है। सपोनिफिकेशन में क्या होता है, यही तो होता है ना कि जो भी आपके पास एस्टर बना है उसको आप एक स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ में रिएक्ट करवाओ, हीट करवाओ, तो जो एल्कोहल से आपने एस्टर बनाया होता है वो एल्कोहल वापस आ जाता है, प्लस आपको मिल जाता है एक सोडियम सॉल्ट भी। तो बेटा यहां पर भी ना वही चीज होने वाली है, कुछ अलग अनोखा नहीं होगा, वही चीज होने वाली है। कैसे, देखो सबसे पहले यहां पर मैं अलग से एस्टर लिख देती हूं, ठीक है ना, C17H35 COOCH2, ठीक है, CHO C डबल बॉन्ड O C17H35, ये एक और कार्बन से जुड़ता है बेटा, लाइक दिस, वेरी सॉरी, ये एस्टर है, ठीक है। अब अपन इसको बेटा ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और फिर इसके बाद में इसको अपन गर्म भी कर देंगे। अब क्या हुआ था, मैंने क्या बताया था, जब सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है या जब अपन इस तरह से अपन रिएक्शन करवाते हैं एस्टर की अल्कली के साथ, तो क्या होता है, जब कुछ भी जीवन में समझ में ना आए तो चीजों को उठा करके तोड़ दो, ये भी टूटेगा अपने आयंस में और ये भी टूटेगा अपने आयंस में। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा बेटा अपने आयंस में, तो हमें दो तरह के आयंस मिलेंगे, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस, है ना, इसमें तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं। लेकिन जब अपन बात करते हैं इस एस्टर की, आप बोलोगे कि मैम जो आपने पहले वाला एस्टर लिया था, कौन सा, ये वाला, इसको तोड़ना तो आसान था, लेकिन मैम इसको कैसे तोड़ेंगे। अरे बेटा इसको तोड़ना भी बहुत आसान है, लग रहा है देख के कि एकदम चटाई जैसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि किसी ने चटाई बिछा दी हो कंपाउंड की, कार्बन के एटम्स की और बॉन्ड्स की, पर बेटा यकीन मानो इसको तोड़ना भी आसान है। देखो यहाँ पर ये जो अपना एस्टर था ये कैसे टूटा था, C2H5 पॉजिटिव आयन बना था और यहां से हमें CH3COO नेगेटिव आयन मिला था। तो बस यहां पर भी हमको बेटा वो COO नेगेटिव आयन चाहिए, यहां पर भी हमें वो COO नेगेटिव आयन चाहिए। कैसे चाहिए, देखो ये चीज यहां से टूटेगी, ये जो एस्टर है ना वो कुछ इस तरीके से टूटेगा। आप बोलोगे कि मैम ऐसे, हाँ ऐसे। तो अगर ये पूरा एस्टर बेटा यहां से टूटा तो अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या आने वाला है। तुम्हारे पास एक ये आयन आ जाएगा C17H35COO नेगेटिव आयन। मैं तुमसे क्या बोल रही हूं कि आसान है, बस तुम्हें ऐसे क्या चाहिए है, COO नेगेटिव आयन चाहिए है, तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा। तो देखो जब मैं इस एस्टर को यहां से तोड़ती हूं तो यहां पर मुझे सबसे पहले एक नेगेटिव आयन दिखता है, कौन सा, C17H35COO नेगेटिव, क्योंकि ये सब कुछ यहां से टूट रहा है बेटा, ये ना ये मतलब एक नहीं बल्कि 3 बॉन्ड टूट रहे हैं। यहां पर तो एक ही बॉन्ड टूटा था तो तुमको एक ही CO नेगेटिव आयन मिला था, यहां पर एक नहीं बल्कि बेटा 3 बॉन्ड टूट रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो इस बॉन्ड के टूटने से यहां पर तुमको क्या मिल गया, यदि बेटा ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, यदि ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो तुम्हें मिलेगा यहां पर C17H35COO नेगेटिव आयन
और साथ में अरे नहीं, हाँ, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा बेटा तो यहां पर तुमको मिलेगा C17H35 COO नेगेटिव आयन और साथ में तुमको मिलेगा CH2 पॉजिटिव आयन। भाई ये टूट रहा है ना, तो ये इसके ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज लगेगा ना, नेगेटिव आयन लगा, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है, तो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहां से तुमको मिलेगा दूसरा C17H35 COO नेगेटिव आयन। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एक बार फिर से मिलेगा तुम्हें C17H35 COO नेगेटिव आयन और यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है बेटा, तो जब ये टूटेगा तो तुम्हारे पास एक और C17H35 COO नेगेटिव आयन जो है तुम्हें मिल जाएगा और इसके ऊपर भी क्या आएगा बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो NaOH टूटा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन हमें मिल गए। ये वाला एस्टर टूटा, तो देखो यहां पर आपको 3 C17H35 COO नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आप बोलोगे कि मैम नेगेटिव आयंस यहां पर इतने सारे हैं, लेकिन यहां पर तो हमने केवल एक ही मॉलिक्यूल लेकर के रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो तुमको मैंने क्या बोला है, तुम्हें किसी ने कसम दी कि यहाँ पर तुम एक ही मॉलिक्यूल लो, अरे तुम 2 ले लो, तुम 3 ले लो, तुम 4 ले लो बेटा, किसने मना करा है। तुम एक काम करो ना, यहाँ पर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक नहीं बल्कि 3 मॉलिक्यूल्स ले लो। ये लो, हटाओ इसको। अपन यहाँ पे मस्त क्या करते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं इसके, NaOH एंड NaOH, और तीनों को उठा करके तोड़ भी दो। तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ पर तुमको बेटा 3 Na पॉजिटिव आयंस मिल जाएंगे और 3 OH नेगेटिव आयंस मिल जाएंगे। अब तो ठीक है, अब ठीक है कि मैम यहाँ से 3 नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही पॉजिटिव आयन था। तो लो हमने क्या करा, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ा दिया NaOH के, तो अब यहाँ से भी तुमको बेटा 3 पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, Na पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, जो यहाँ करा था, ऑपोजिट आयंस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो C17H35 COO नेगेटिव बेटा आयन है, ये नेगेटिव आयन है, तो इसके पास कौन जाएगा, इसके पास जाएगा ये सोडियम आयन। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। भाई ऑपोजिट आयंस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, C17H35 COO, ये नेगेटिव आयन था, प्लस ये सोडियम आयन चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, C17H35 COO नेगेटिव, सॉरी COO Na। भाई नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ गए ना, तो C17H35 COO Na। जो अपने पास दूसरा ये नेगेटिव आयन है C17H35 COO, ये नेगेटिव आयन जुड़ेगा दूसरे Na पॉजिटिव आयन के साथ। तो C17H35 COO नेगेटिव आयन ये वाला था, प्लस इसके साथ जुड़ेगा दूसरा Na पॉजिटिव आयन, तो क्या बन जाएगा बेटा, C17H35 COO Na। एक और बन गया मॉलिक्यूल। लास्ट ये नेगेटिव आयन है और ये लास्ट पॉजिटिव आयन है, इनको भी जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, C17H35 COO Na। तो यहां पर बेटा तुम्हारे पास आ गए कितने मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स। ये क्या है बेटा, ये एक ही कंपाउंड की देखो ना 3 मॉलिक्यूल्स हैं, C17H35 COO Na, ये एक ही कंपाउंड की 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ये मत समझना कि मैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स बने, नहीं बेटा, एक ही कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन ये कंपाउंड क्या है बेटा, ये सोडियम सॉल्ट है। कौन सा सोडियम सॉल्ट हो गया भैया, ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका पूरा नाम होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन पता ना क्यों बोल रहे हैं बेटा, जिस चेन में कार्बन के 17 एटम्स लगे हुए हो वो लॉन्ग चेन तो होगी। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा इनिशियली अपने पास क्या था, इनिशियली अपने पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो था। ये स्टेरिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है ना। तो सबसे पहले अपने पास शुरुआत में क्या था, स्टेरिक एसिड था, बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड था।
जिसमें कि कार्बन एटम्स की मतलब चेन थी, कार्बन एटम्स की जो चेन थी उसमें कार्बन के 17 एटम्स लगे हुए थे। फिर हमने करा क्या, हमने करा एस्टरिफिकेशन, उससे बनाया एस्टर। फिर इसके बाद में उस एस्टर को हमने ट्रीट कर दिया किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ। तो सब कुछ अपने अपने आयंस में टूट करके जो जुड़ा, जो बना, वो ये बना, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर तो तुम्हारे पास COO आ रहा है ना बेटा, ये जो COO आ रहा है, ये COO ये कहां से आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास इनिशियली क्या था, स्टेरिक एसिड था, तुम्हारे पास इनिशियली कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बेटा तुम्हें यहां पर झलक तो दिख ही रही है ना COO के थ्रू। फिर तो उसको भी तो तुम यहां पे मेंशन करो कि ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंपाउंड है बेटा। फॉर्मूला क्या है, C17H35COONA, और इसके यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स बन गए। आप बोलोगे कि मैम बस इतना ही बनेगा क्या? नहीं अभी एक तरह के पॉजिटिव और एक तरह के नेगेटिव आयंस बचे हुए हैं जोड़ने के लिए। ये देखो ना, CH2 पॉजिटिव, CH पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, ये उनके ऊपर, पूरे के ऊपर क्या है, चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा यहां पर जो नेगेटिव आयंस हैं, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, अरे इनको उठा करके जोड़ो ना इनके साथ, तो देखो क्या बनेगा, CH2 ये पॉजिटिव था, इसके साथ में जुड़ जाएगा एक OH। ठीक है, ये कार्बन लगा हुआ था दूसरे कार्बन के साथ, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था, तो इससे क्या करोगे तुम, दूसरा OH उठा करके जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा, CHOH। फिर ये कार्बन लगा हुआ है तीसरे कार्बन के साथ भी, उसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, तो तुम इसको भी क्या करोगे, एक OH नेगेटिव से जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा, CH2OH CH2OH CHOH एंड CH2OH। ये क्या है? आप बोलोगे कि मैम इसको तो कहीं देखा देखा लग रहा है। अरे कहाँ देखा लग रहा है, एस्टरिफिकेशन की जब शुरुआत करी थी बेटा, तो अपने पास क्या था, यही तो था, अपने पास अल्कोहल ही तो था, अपने पास ग्लिसरॉल ही तो था। तो वापस मिल गया कि नहीं मिल गया, दिस इज ग्लिसरॉल। तो जो बेसिक रिएक्शन होती है बेटा एस्टरिफिकेशन की और सेपोनिफिकेशन की, अगर तुम्हें वो याद है तो तुम कितने भी बड़े कंपाउंड्स, तुम कितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स के साथ आराम से खेल सकते हो। बस तुम्हें वो बेसिक रिएक्शन जो ना अपने दिमाग में फ्रेम करनी होगी बस। तो यहां पर हमारे पास बड़ा सा एस्टर था, रिएक्शन करवा दी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी बेटा करवा सकते थे। तो अब होता क्या, बस सोडियम की जगह पे पोटेशियम लग जाता, तो वो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। ठीक है, और साथ में क्या होता है, देखो ग्लिसरॉल भी बन ही चुका है। अब ग्लिसरॉल से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब नहीं है, हालांकि इसने हमारा साथ बहुत दिया, इसका काम हमें पड़ा, लेकिन हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है इससे, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड से। पता है क्यों? अरे बधाई हो, बन गया साबुन। इतनी देर से जो मेहनत कर रहे हैं कि मैम क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, बेटा ये इसी चीज के लिए, इसी टाइम के लिए हम मेहनत कर रहे थे कि हमें ये समझ में आ जाए कि सोप बनता कैसे। यहां पर जो बना ना सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये और कुछ नहीं है, ये एक साबुन है। हाँ, ये एक साबुन है। अब तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि मैम ओके, एक सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है या एक साबुन में क्या होता है। अब कुछ कुछ आइडिया हमको हो रहा है, लग रहा है कि हाँ कुछ दिमाग में गया कि साबुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एक एस्टर चाहिए होता है, बड़ा एस्टर चाहिए होता है, छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा। तो एस्टर बनाने के लिए सबसे पहले, बड़ा एस्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि स्टेरिक एसिड हो गया। आप बेटा चाहो तो पार्मिटिक एसिड भी ले सकते हो। व्हाट इज पार्मिटिक एसिड? ये होता है पार्मिटिक एसिड, C15H31 COOH। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसको ध्यान से देखो। ठीक है, so this is palmitic acid, C15H31 COOH।
तो मैं वापस आती हूँ उस बात पर जो तुमसे मैं बोल रही थी कि हमें बनाना है एक साबुन। साबुन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए है? सबसे पहले हमें करवानी होगी एस्टरिफिकेशन, मतलब एस्टर चाहिए ना साबुन बनाने के लिए, बड़ा एस्टर चाहिए। तो इसके लिए हमें करनी होगी एक एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन करवानी होगी, जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि पामेटिक एसिड हो गया, ये वाला स्टेरिक एसिड हो गया जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ठीक है। प्लस हमको चाहिए है एक बड़ा अल्कोहल, जैसे कि मैंने आपको ग्लिसरॉल का एग्जांपल लिया है। तो बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड और बड़े अल्कोहल को मिला दो, मिक्सचर में डाल दो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, पानी निकल जाएगा, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? एस्टर बन जाएगा। बन गया एस्टर। अब इस एस्टर का हम क्या करेंगे बेटा? इसको रिएक्ट करवा देंगे एक स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, हीट कर देंगे, तो सब कुछ आयंस में जो है टूट जाएगा, जो ऑपोजिट आयंस होंगे वो जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सब जुड़ जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? आपके पास जो अल्कोहल था स्टार्टिंग में वो आपके पास वापस आ जाएगा, और इसके साथ में क्या बनेगा? वही जो हम चाहते थे, साबुन। तो बेटा साबुन बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो तभी तो अपन क्या बोलते हैं प्रोसेस को? सेपोनिफिकेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते? मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इसी तरह की कुछ रिएक्शंस का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? साबुन बनवाते हैं। तो साबुन बन रहा है किसी रिएक्शन में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अरे सेपोनिफिकेशन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वही तो बोलेंगे, ठीक है। ये बन गया क्या बेटा? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको आप एक और नाम से जान सकते हो, सोडियम स्टेरेट। सोडियम स्टेरेट, क्योंकि स्टेरिक एसिड से बना है और सोडियम आकर के जुड़ गया है, तो सोडियम स्टेरेट बोलते हैं। ये क्या है बेटा? ये सोडियम सॉल्ट है ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड? स्टेरिक एसिड। भाई अब तो हमें पता है ना कि हमने कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, हमने स्टेरिक एसिड लिया था। तो हम यहां पर स्पेसिफाई क्या कर सकते हैं? स्टेरिक एसिड की इट इज अ, ये क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा? स्टेरिक एसिड। ये बोर्ड भी पगला रहा है, ठीक है ना? स्टेरिक एसिड, नाम क्या है इसका? सोडियम स्टेरेट। ये तीन मॉलिक्यूल बेटा यहां पर बन रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज सोप, दिस इज सोप बेटा, यही तुम्हारा साबुन है। तो देखो एक सोप मॉलिक्यूल दिखता कैसा है। अगर आप पोटेशियम लेते हैं यहां पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पे क्या बनता? सब जगह Na की जगह पे पोटेशियम लग जाता, तो वो क्या बन जाता? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन स्टेरिक एसिड। सोडियम लिया है तो सोडियम लग गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आई बात समझ में? बेटा 2 मिनट के लिए ना एकदम शांति से, मैं तुमको 2 मिनट का टाइम, मैं 2 मिनट नहीं कुछ सेकेंड्स का टाइम दे रही हूं, इस पूरे स्लाइड को ना अपने दिमाग में बिठाओ, फिक्स करके देखो थोड़ा सा, तभी जाना अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तभी अपन आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल 15-20 सेकंड के लिए बस इसको देखो, जितना देखोगे उतना जैसे समझ में आएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़े? चलिए बेटा, ओके। अब तुम्हारे पास सोप मॉलिक्यूल आ चुका है, अरे साबुन बना लिया ना। सोप मॉलिक्यूल बेटा ऐसा दिखता है। अब इस सोप मॉलिक्यूल के ऊपर अपन और पढ़ाई करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें क्लेंजिंग एक्शन देखना है उसका। आ जाओ, C17H35COONA, दिस इज अ सोप मॉलिक्यूल। नाम क्या है? सोडियम स्टेरेट। ये है क्या? सोडियम सॉल्ट है।
of long chain carboxylic acid, कौन सा, स्टेरिक एसिड, और यू कैन से सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है ना, फैटी एसिड्स की भी आप लॉन्ग चेन के सोडियम सॉल्ट बोल सकते हो, एक ही बात है। या तो आप ऐसा बोल दो कि सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप बोल सकते हो कि सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, एक ही बात है। ठीक है, चलो अब इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं बेटा, तभी तुम्हें ये ग्रीस कैसे हटाएगा कपड़े से वो समझ में आएगा। देखो, और हाँ, जो एक सोप मॉलिक्यूल की कहानी है बेटा, वही कहानी बाकी सोप मॉलिक्यूल्स की भी होगी। तुम ये मत समझना कि मैम आप तो केवल एक का बता रही हो, बाकी का क्या होगा। अरे बाकी का भी बेटा वही होगा जो एक का हो रहा है। ठीक है, देखो अब अगर तुम इस एक सोप मॉलिक्यूल को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इस मॉलिक्यूल के दो हिस्से नजर आएंगे। एक ये वाला हिस्सा होगा और एक ये वाला हिस्सा होगा। एक सोप मॉलिक्यूल के बेटा दो हिस्से होते हैं, एक ये एक ये बड़ा हिस्सा होता है। दिस वन इज लॉन्ग पार्ट, लंबा। देखो ना, इस पार्ट में बेटा कार्बन के 17 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 35 एटम्स हैं, तो ये बड़ा पार्ट नहीं हो गया। और ये वाला पार्ट होता है शॉर्ट पार्ट। ठीक है, जो लॉन्ग पार्ट है बेटा ये है कोवेलेंट पार्ट, इसको अपन बोलते हैं कोवेलेंट पार्ट, या आप इसको नॉन आयोनिक पार्ट भी बोल सकते हो। आप बोलोगे कि मैं नॉन आयोनिक क्यों बोल रहे हैं, कोवेलेंट क्यों बोल रहे हैं बेटा, अगर तुम इस पार्ट को देखोगे तो यहां पर तुमको कार्बन के 17 एटम्स मिलेंगे और हाइड्रोजन के 35 एटम्स मिलेंगे, जो आपस में सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। और अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, इसका मतलब क्या कि वहां पर एटम से आयंस नहीं बनने वाले हैं। तो इस सोप मॉलिक्यूल के ये वाले पार्ट में, लंबे वाले पार्ट में तुमको कोई आयंस बनते हुए नजर नहीं आएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स यहां पर लगे रहेंगे जो आपस में जुड़े होंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू। तो जो आपका सोप मॉलिक्यूल के जो इसका जो लंबा वाला पार्ट है, जो लॉन्ग पार्ट है बेटा, ये ना कोवेलेंट पार्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुमको सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स दिखेंगे, कोई आयंस बनते हुए यहाँ पर तुमको नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, नॉन आयोनिक। भाई जो आयोनिक नहीं है, जो कोवेलेंट है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कोवेलेंट और नॉन आयोनिक। और अगर तो बेटा मैं बार बार बोल रही हूं कि ये नॉन आयोनिक पार्ट है, यहां पर तुमको आयंस बनते हुए नजर नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या कि ये होगा नॉन पोलर पार्ट। पोलर और नॉन पोलर का मतलब इस चैप्टर के मुझे लगता है कि पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने समझाया है कि एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। शॉर्ट में बता देती हूं, पोलर मॉलिक्यूल वो होता है बेटा जिसके ऊपर तुम्हें नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स नजर आए। जैसे कि पानी का ये मॉलिक्यूल है, पानी एक पोलर सॉल्वेंट है। पानी पोलर सॉल्वेंट है क्यों? क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं के ऊपर हमको पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नजर आते हैं। कैसे? ये देखो, ये रहा पानी का एक मॉलिक्यूल, कैसे बना बेटा, दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम से, है ना। H के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम ना, बन गया पानी का मॉलिक्यूल। कैसे बन रहा है? तो बेटा दो हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है ना। इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है तो पानी का मॉलिक्यूल बना। लेकिन अब देखो बेटा, होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन का एटम होता है ना, ये होता है लालची। ये पता है क्या करता है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। मतलब कहने को तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, हाइड्रोजन के दोनों एटम्स और ऑक्सीजन के एक एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। बट उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये जो ऑक्सीजन का एटम है बेटा, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसके कारण इसके ऊपर डेवलप हो जाता है एक नेगेटिव पोल। भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना, उनको कोई खींचेगा अपनी तरफ तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, उसके ऊपर नेगेटिव पोल डेवलप होगा कि नहीं होगा। और क्योंकि इन दोनों हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं, क्योंकि ये खींच रहा है अपने पास और इनसे वो दूर जा रहे हैं, तो क्योंकि इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर जा रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस थोड़े दूर जा रहे हैं, तो बेटा इनके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव पोल डेवलप हो जाएगा। तो देखो ना, पानी एक ऐसा आप बोल सकते हो कि कंपाउंड है जिसके मॉलिक्यूल के ऊपर तुमको नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स
नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखो ना, कुछ इस तरीके से बेटा पानी के मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि एक जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, तो जो खींच रहा है अपनी तरफ उसके ऊपर आएगा क्या? नेगेटिव पोल, और जिससे कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं उसके ऊपर आ जाएगा क्या? एक पॉजिटिव पोल। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स डेवलप हो जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? पोलर कंपाउंड बोलते हैं। मॉलिक्यूल को अपन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो पानी क्या है बेटा? पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। आगे बात समझ में? चलो डिटेल में समझना है तो इस चैप्टर के पहले 2 लेक्चर्स जो हैं उनमें देख लेना, वहां पे मैंने समझाया है। तो फर्स्ट में, सेकंड में समझाया, किसी एक में तो समझाइए, ठीक है ना? चलो यहां देखो आप। हाँ, तो हम कहाँ थे? लॉन्ग पार्ट है, कोवलेंट बॉन्ड है, नॉन आयोनिक पार्ट है, आयंस बन नहीं रहे हैं, है ना, पोल्स बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा नॉन पोलर पार्ट। और तुमको मैंने बताया है कि लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब कि जो जैसा होता है वो अपने आप में अपने जैसे को ही डिसॉल्व करता है। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है तो वो सॉल्वेंट अपने आप में एक पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करेगा। जैसे कि पानी तुमको मैंने बताया कि क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है, तो वो अपने आप में एक पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करवाएगा। जैसे कि आपके पास वो हो गया नमक। भाई नमक क्या होता है? भाई नमक में भी तो देखो ना, आयोनिक कंपाउंड है। व्हाट इज नमक? NaCl। आयोनिक कंपाउंड है कि नहीं है? उसमें आयंस होते हैं कि नहीं होते हैं? भाई सीधी सी बात है, पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, उसके मॉलिक्यूल्स में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स डेवलप होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो पानी अपने आप में उसी तरह के सॉल्यूट को क्या करेगा बेटा? डिसॉल्व करवाने की कोशिश करेगा। जैसे कि आपने आयनिक कंपाउंड्स हो गए, उनमें क्या होते हैं? आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो जहां पानी को दिखा कि यार मेरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं, और सामने जो सॉल्यूट आ रहा है उसके पास क्या है? 2 तरह के आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। तो बोलेगा हाँ, इसको अपन क्या करेंगे? अपने आप में जो है डिसॉल्व करवाएंगे। लेकिन अगर तुम बेटा इस पार्ट की बात करोगे, अपने सोप मॉलिक्यूल के ये वाले पार्ट की बात करोगे बेटा, तो इसके पास तो कुछ भी नहीं है, कोई आयंस नहीं है, तो ये नॉन पोलर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर ये नॉन पोलर हुआ तो पानी बोलेगा कि है इसको क्या डिसॉल्व करवाना अपने अंदर? भाई हम तो पोलर सॉल्वेंट है, हम तो अपने अंदर एक ऐसे सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाएंगे, घुलवाएंगे जिसके पास आयंस होंगे, जैसे कि नमक हो गया, आयनिक कंपाउंड्स हो गए, है ना। या फिर पानी बोलेगा कि भाई हम तो पोलर सॉल्वेंट है, तो हम तो अपने अंदर पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करवाएंगे, एक ऐसा सॉल्यूट जिसके पास या तो आयंस हो या फिर आप बोल सकते हो कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स हो, जैसे कि HCl। बट HCl क्या है? HCl एक पोलर सॉल्यूट है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी क्या होता है बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव पोल डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि देखो ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, कैसे बना है? इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बना है। लेकिन क्लोरीन एटम क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव पोल और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव पोल। तो जहां पानी देखेगा कि अरे ये तो क्या है? HCl है, ओहो पोलर सॉल्यूट है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स दिख रहे हैं, आओ तुमको हम क्या करेंगे? अपने आप में घुलवा लेंगे, डिसॉल्व करवा लेंगे। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वो अपने आप में अपने जैसे कोई क्या करता है बेटा? डिसॉल्व करवाता है। तो बेटा ये तो क्या है? ये वाला पार्ट जो तुम्हारे सोप मॉलिक्यूल का, ये तो नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर पार्ट पोलर सॉल्वेंट यानी कि पानी में डिसॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। यही तो तुमको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं कि ये क्या होता है बेटा? नॉन पोलर पार्ट होता है, और ये एक्चुअली होता है हाइड्रोफोबिक, पानी में घुलने से रहा, उसके अलावा पानी से डरता अलग है। एक सोप मॉलिक्यूल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। लंबा वाला पार्ट होता है बेटा कोवलेंट पार्ट, इसमें आपको लंबी लंबी चेन मिलेगी कार्बन एटम्स की, इसको अपन बोलते हैं क्या? कोवलेंट पार्ट। नॉन आयनिक पार्ट ये होता है नॉन पोलर, तो ये पानी में नहीं घुलेगा, बल्कि ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से डरता है। वो तुमने सुना होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जैसे कि मेरी कोई दुश्मन है, एक लड़की, ठीक है, मेरी एक और दुश्मन है दूसरी लड़की, तो दोनों लड़कियां देखेंगी कि यार अपना कॉमन दुश्मन कौन है? मैं। तो वो दोनों लड़कियां क्या करेंगी? आपस में ग्रुप बना लेंगी मेरे अगेंस्ट, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। तो अगर ये जो नॉन पोलर पार्ट है सोप मॉलिक्यूल का, अगर ये पानी से डरता है, ये पानी में घुलता नहीं है, तो आप समझ लो कि ये मतलब पानी का एक तरह से दुश्मन ही होता है। वहीं आपने वो भी सुना होगा कि ऑयल एंड वाटर कभी मिक्स नहीं होते। अगर आप एक गिलास पानी में
1 ग्लास तेल डाल दोगे बेटा तो वो कभी भी मिक्स नहीं होने वाले। तेल अपनी लेयर बनाएगा, पानी अपनी लेयर बनाएगा, है ना। तो ये जो नॉन पोलर पार्ट है आपके सोप मॉलिक्यूल का, जो कोवेलेंट पार्ट है आपके सोप मॉलिक्यूल का, बेटा ये पानी का दुश्मन है। इसको पानी से डर लगता है, नफरत होती है, पानी में घुलता नहीं है। वहीं जो ऑयल है वो भी क्या है, पानी का दुश्मन है। तो पता है क्या होगा, इसकी और ऑयल की दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि भाई ये वाला पार्ट और ऑयल दोनों का दुश्मन कौन है, पानी। तो ऑयल और ये कोवेलेंट पार्ट की दोस्ती हो जाएगी, यानी कि जो कोवेलेंट पार्ट है बेटा, जो लंबी लंबी तुम्हें कार्बन एटम्स की जो चेन मिलेंगी, ये पानी में नहीं घुलेंगी, ये हाइड्रोफोबिक होंगी, बट ये होंगी ऑयल लविंग। ये पानी में जाकर के नहीं घुलेंगी लेकिन तेल में घुल जाएंगी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, ठीक है। चलो अब अगर आप ये शॉर्ट वाले पार्ट की बात करोगे बेटा सोप मॉलिक्यूल के, तो यहां पर तो तुमको आयंस मिलेंगे, है ना। ये देखो, अगर ये सपोज टूटा तो यहां पर तुम्हें मिलेगा Na पॉजिटिव और यहां पर मिलेगा CO नेगेटिव आयन। तो यहां पर तो तुमको आयंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये है बेटा आयोनिक पार्ट, दिस वन इज आयोनिक पार्ट। आयोनिक है मतलब वही नेचर में क्या होगा, पोलर होगा। और अगर ये पोलर है तो ये पानी में घुलेगा। पानी में बेटा, पानी खुद क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो वो पोलर सॉल्यूट्स को ही अपने अंदर डिसॉल्व करवाता है। तो ये पोलर ही तो है। यहाँ पर तुमको आयंस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर तुमको पोल्स बनते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये क्या है, पोलर पार्ट है, तो ये क्या होगा, पानी में घुलेगा। और इसका मतलब ये होता है बच्चों हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, फिलिक जो वर्ड है बेटा वो आया है फिलिया से, मतलब उसका होता है लविंग। तो ये होता है वाटर लविंग पार्ट। छोटा वाला पार्ट है ना सोप मॉलिक्यूल का, ये होता है वाटर लविंग पार्ट, ये पानी में घुलता है, उसको पानी से प्यार है। और जो लंबा वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से डरता है, ये पानी में घुलता नहीं है, बल्कि ये होता है क्या, ऑयल लविंग, ये ऑयल में जाकर के घुलता है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे बताना है कि सोप मॉलिक्यूल्स जो हैं कपड़े पे लगी हुई गंदगी कैसे निकालते हैं, तो बेटा वो बताने के लिए जो है मैं बार बार इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तो मैं नहीं लिखूंगी कि C75 C17 H35 COONA ONA, कितने बार लिखूंगी। तो मैं पता क्या करूंगी, मैं इस बड़े से सोप मॉलिक्यूल को एक टेडपोल स्ट्रक्चर के थ्रू जो है डिनोट करूंगी या रिप्रेजेंट करूंगी। टेडपोल स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा दिखता है। टेडपोल स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। ये क्या है, टेडपोल स्ट्रक्चर है। ये है इसका हेड और ये जो लंबी सी आपको दिख रही है ये है इसकी टेल, ठीक है। मैं क्या कर रही हूं, मैं सोप मॉलिक्यूल को टेडपोल स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगी। कैसे, टेडपोल का बेटा जो हेड है ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोफिलिक पार्ट। आई बात समझ में कि नहीं आई। और जो ये जो टेल पार्ट है तुम्हारे क्या बोलते हैं टेडपोल स्ट्रक्चर का, ये टेल पार्ट डिनोट करता है तुम्हारे सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक पार्ट। देखो बेटा आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, टेल क्या होती है, पूंछ क्या होती है, लंबी होती है कि नहीं होती है, मतलब टेल मतलब पूंछ, पूंछ कैसी होती है, लंबी होती है कि नहीं होती है ना। तो जो अपना सोप मॉलिक्यूल है बेटा, इसमें लंबा वाला पार्ट क्या है, यही ना जिसमें तुम्हें कार्बन एटम्स की लंबी लंबी चेन मिलेगी। तुम्हारे सोप मॉलिक्यूल में बेटा ये क्या है, ये लंबा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है। लंबे पार्ट में तुम्हें क्या मिलेगा, कार्बन एटम्स की एक लंबी सी चेन मिलेगी, यस और नो। तो भाई टेडपोल में ये जो टेल है ये भी तो क्या है, पूंछ क्या है बेटा, लंबी होती है ना। तो लंबा जो है वो लंबे को डिनोट करेगा। टेडपोल स्ट्रक्चर में जो लंबा होगा वो सोप मॉलिक्यूल के लंबे वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सोप मॉलिक्यूल का लंबा वाला पार्ट क्या होता है, ये कोवेलेंट पार्ट, नॉन आयनिक पार्ट, नॉन पोलर पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। क्लियर हुआ। तो बेटा टेडपोल स्ट्रक्चर है, इसकी जो टेल है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है या क्या डिनोट करती है, तुम्हारे सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये जो हेड है वो क्या डिनोट करेगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट, है ना, वो ये वाला, ये वाला, ठीक है। चलो अब देखो जरा बेटा, सवाल बनता है कि पानी में जब आप साबुन डालते हो, सोप मॉलिक्यूल्स डालते हो, तो पानी में जाकर के सोप मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट या अलाइनमेंट कैसे होता है वो देखो।
अब हम बहुत ही जल्द बेटा मैकेनिज्म सीखने वाले हैं, मतलब ये समझ लो कि मैकेनिज्म का 75% पार्ट हो चुका है, अब बस 25% बचा है जिसके लिए अब हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलो, एक बाल्टी में हमने लिया पानी और इस पानी में हमने डाल दिए बेटा क्या, सोप मॉलिक्यूल्स। और ध्यान रखना, मैं बार बार जो है बेटा ये लंबे लंबे सोप मॉलिक्यूल्स नहीं बनाऊंगी, मैं इनको रिप्रेजेंट करूंगी टेडपोल स्ट्रक्चर के थ्रू। इसीलिए मैं बोल रही थी कि इसका हेड और टेल ध्यान से समझ लो। जो टेल है वो क्या बताएगा, तुम्हारे सोप मॉलिक्यूल का लंबा वाला पार्ट, वो कार्बन एटम्स की चेन वाला पार्ट यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये जो हेड है ये क्या बताएगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट, जिसमें कि तुम्हें वो आयंस वगैरह मिलते हैं, है ना, ये वाला। ठीक है, चलो अब देखो, एक बाल्टी पानी में हमने डाल दिए क्या, साबुन डाल दिया, सोप मॉलिक्यूल्स आ गए। तो अब देखो ये सोप मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से आकर के बेटा अरेंज हो जाते हैं। ये देखो इनिशियली स्टार्टिंग में जब आप बाल्टी में पानी भरोगे, उसमें डालोगे साबुन, तो ये सोप मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से आकर के अरेंज हो जाएंगे। आप बोलोगे कि मैम ये क्या चल रहा है, कुछ नहीं बेटा, साबुन के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो पानी के सरफेस पर आकर के बैठ गए। साबुन के मॉलिक्यूल्स पानी के सरफेस पे आकर के बैठ गए। आप बोलोगे मैम सरफेस पे क्यों बैठे, क्योंकि वही दिक्कत की बात हो गई ना, सोप मॉलिक्यूल्स का एक जो बड़ा हिस्सा है बेटा वो पानी से डरता है, उसको पानी कतई पसंद नहीं, वो पानी से नफरत करता है, डरता है, मरता है, जो भी बोलो, इसको पानी में घुलना नहीं है, इसको ऑयल पसंद है। और वही जो दूसरा पार्ट है वो वाटर लविंग है। तो इसीलिए सोप मॉलिक्यूल के जो हेड वाले पार्ट्स होते हैं, हेड वाला पार्ट मतलब बेटा क्या, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट तुम्हारे सोप मॉलिक्यूल का, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो क्योंकि इसको पानी से प्यार है, सोप मॉलिक्यूल्स के जो हेड पार्ट्स हैं उनको पानी से प्यार है, उनको पानी से प्यार है, तो वो कहां रहेंगे, देखो पानी के सरफेस पे रहेंगे। भाई हेड वाले जो पार्ट्स है ना सोप मॉलिक्यूल्स के, उनको तो प्यार है पानी से, हाइड्रोफिलिक है, वो तो पानी में रहेंगे। लेकिन जो टेल्स हैं वो क्या डिनोट कर रही हैं, सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक पार्ट, जिसमें तुम्हें कार्बन एटम्स की लंबी लंबी चेन मिलती है। तो बेटा उनको तो पानी से डर लगता है ना, तो वो तो बोलेंगे कि भैया हम तो ऊपर ही रहेंगे, हम नहीं आएंगे पानी में। तो कुछ इस तरीके से आप इनिशियली सोप मॉलिक्यूल्स डालते हो पानी में, तो वो कुछ इस तरीके से आके क्या होते हैं बेटा, अरेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है बेटा ये जिंदगी भर नहीं चलेगा कि तुम सोचोगे कि मैम बस साबुन डाला हमने, सोप मॉलिक्यूल्स डाले और वो सरफेस पे जाकर के बस ऐसे ही अरेंज रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। इनिशियल अरेंजमेंट ये होता है, लेकिन इसके बाद में चीजें बदलती हैं। क्यों, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली इन सबको पानी के अंदर तो जाना ही पड़ेगा। हाइड्रोफिलिक जो हेड्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं उनको दिक्कत है। तो अब उनको दिक्कत है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, उन्हीं को एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखो अब मैं बताती हूं कि पानी के अंदर जाकर के इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। वो तुमने पिक्चर देखी होगी परेश रावल जी की, कौन सी, भूल भुलैया, उसमें वो एक सीन में बोलते हैं कि मुझे कोई डर नहीं है बताने में, मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि इस वक्त मुझे डर लग रहा है, और इसीलिए सब लोग साथ में चलो, क्योंकि साथ में रहेंगे तो डर कम लगेगा। और बेटा ये तो एक बहुत ही नेचुरल सी बात है, जब कभी अंधेरा हो जाता है, बारिश हो रही होती है, ठीक है, और हमें मम्मी बोलती हैं कि जाओ बेटा छत से जो है कपड़े उठा करके ले आओ, तो मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी तुम भी चलो, क्योंकि ऊपर अंधेरा है, लाइट चली गई है, डर लगेगा। तो अगर आप चलोगी साथ में तो डर नहीं लगेगा। मतलब यूनिटी में क्या होती है बेटा, शक्ति होती है। एक हमें क्या बोलने वाली थी, हाँ, अगर कोई साथ में रहता है तो डर कम लगता है। यस और नो। जो अपने सोप मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो हाइड्रोफिलिक पार्ट्स हैं बेटा, वो तो सब क्या रहते हैं, इनिशियली पानी में रहते हैं। हेड वाले जो ना पार्ट वो सब पानी में रहते हैं, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं वो सब ऊपर उठी रहती है कि भैया हमको पानी में नहीं आना, हमको पानी से डर लगता है, लेकिन कभी ना कभी इनको पानी में आना पड़ेगा। और जब ये पानी में आते हैं बेटा, तो ये सोप मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से आकर के पानी में गुच्छे बना लेते हैं, क्लस्टर्स बना लेते हैं। ये दिख रहे हैं सोप मॉलिक्यूल्स के क्लस्टर्स। क्लस्टर्स मतलब बेटा गुच्छे, मतलब ग्रुप, ठीक है ना। और सोप मॉलिक्यूल्स के इन्हीं क्लस्टर्स को हम बोलते हैं
माइसिल्स। क्या बोलते हैं बेटा? माइसिल्स। ये एक माइसिल है, ये दूसरा माइसिल है, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। और हर एक क्लस्टर में, हर एक माइसिल में करीब करीब सोप मॉलिक्यूल्स 100 होते हैं, मतलब 100 मॉलिक्यूल्स, सोप मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या करते हैं, एक क्लस्टर, एक गुच्छा बनाते हैं, एक माइसिल बनाते हैं। आप बोलोगे कि मैम आपने तो नहीं बनाया, बेटा 100 सोप मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैं कैसे बनाऊंगी? लेकिन तुम्हें बात पता होनी चाहिए कि एक क्लस्टर में करीबन 100 जो है सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, एक क्लस्टर में। चलिए, तो अब देखो सवाल बनता है कि एक क्लस्टर में सोप मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं बेटा जरा देखो, ये बन रहा है गुच्छा, ये बन रहा है क्लस्टर, ये बन रहा है माइसिल। तो इस माइसिल या इस ग्रुप या इस क्लस्टर के इंटीरियर में, मतलब अंदर की तरफ क्या मिलेगा तुमको? हाइड्रोफोबिक टेल्स मिलेंगी। क्यों? परेश रावल जी क्या बोलते हैं? साथ में रहो, डर कम लगेगा। तो सोप मॉलिक्यूल्स की बेटा, सपोज ये 100 सोप मॉलिक्यूल्स है, तो 100 सोप मॉलिक्यूल्स की जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होंगी वो बोलेंगे कि भैया साथ में रहो, साथ में रहो, साथ में रहो, ताकि डर ना लगेगा ना, क्योंकि हाइड्रोफोबिक टेल्स है ना, सबको पानी से डर लग रहा है बेटा। सोप मॉलिक्यूल्स की ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं बेटा, ये वाले, इन सबको पानी से डर लग रहा है ना, इन सारी जो टेल्स हैं इन सबको क्या लग रहा है? पानी से डर लग रहा है। तो ये बोलते हैं कि भैया साथ में रहो, पास पास रहो, ताकि डर कम लगे। तो देखो, जब क्लस्टर बना तो ये सारी की सारी जो 100 सोप मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोफोबिक टेल्स थी वो कहां आ गई? क्लस्टर के अंदर आ गई, क्लस्टर के इंटीरियर में आ गई। तो यहां पर लिखो कि हाइड्रोफोबिक टेल्स कहां पाई जाएंगी? हाइड्रोफोबिक टेल्स पाई जाती हैं क्लस्टर के इंटीरियर में, इंटीरियर ऑफ क्लस्टर, ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना बेटा सोप मॉलिक्यूल का, ये हेड, इनको तो पानी से प्यार है, तो ये तो यहां वहां डोलेंगे कि हाँ हाय पानी, हाय पानी, हाय पानी। तो देखो, ये वाला हेड कर रहा है कि हाय पानी, ये वाला हेड कर रहा है हाय पानी। क्या रे वाह पानी कैसे हो? क्या हम तो तुमसे प्यार, हम तो तुम में घुलना चाहते हैं। तो सवाल ये आता है कि भाई हाइड्रोफिलिक हेड्स जो होते हैं वो कहां होते हैं? तो बेटा वो होते हैं क्लस्टर के सरफेस पे। ये देखो, ये क्लस्टर है और क्लस्टर के सरफेस पर देखो क्या लगे हुए हैं? क्लस्टर के सरफेस पर लगे हुए हैं हाइड्रोफिलिक हेड्स। तो यहां पर लिखो कि हाइड्रोफिलिक हेड्स कहां पाए जाएंगे? हाइड्रोफिलिक हेड्स पाए जाएंगे एट द सरफेस ऑफ क्लस्टर, एट द सरफेस ऑफ क्लस्टर, क्लस्टर के सरफेस पर पाए जाएंगे हाइड्रोफिलिक हेड्स। ये सवाल बनता है बेटा, हाइड्रोफोबिक टेल्स कहां पाई जाएंगी? क्लस्टर के इंटीरियर में। हाइड्रोफोबिक टेल्स कहां पाई जाएंगी? क्लस्टर के इंटीरियर में। हाइड्रोफिलिक हेड्स कहां पाए जाएंगे? क्लस्टर के सरफेस पर। और ये जो क्लस्टर बन रहे हैं करीब करीब 100 मॉलिक्यूल्स के, इन्हीं को अपन बोलते हैं क्या? माइसिल्स। ये एक माइसिल, दूसरा माइसिल, ऐसे और भी होते हैं। तो पानी के अंदर जाकर के बेटा सोप मॉलिक्यूल्स कुछ आपस में इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, माइसिल्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब आया एक कपड़ा, कपड़ा आ गया, कपड़ा, उसमें लगा हुआ है ऑयल। ये कपड़ा आया पानी में। अब देखो मैं तुम्हें सिखाती हूं कपड़े कैसे धोते हैं। ये तुमने डाला कपड़ा जिसमें कि लगा हुआ था ऑयल, ठीक है ना। अब जैसे ही कपड़ा आया ये क्या बोलते हैं बाल्टी में तुम्हारे, जिसमें कि ऑयल लगा हुआ था, बाल्टी में नहीं कपड़े में ऑयल लगा हुआ था, जैसे ये आया बाल्टी में, बाल्टी में जो पानी था, पानी में जो सोप मॉलिक्यूल्स थे, वो बोलेंगे आ गया अपना टारगेट, मारो इसको, जाकर के इस पे अटैक करो। भाई सोप मॉलिक्यूल्स को तुमने पानी में डाल के क्यों रखा था? क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली इस कपड़े में से ऑयल को निकालना था, इसीलिए ना। तुम्हें मजे तो नहीं आती थी कि तुमने एविंग क्या करा, पानी में जाना साबुन डाल दिया। अरे कुछ धोने के लिए, ये ऑयल को हटाने के लिए तुमने तैयारी करी ना। तो जैसे ही ये आया कपड़ा अलॉन्ग विद ऑयल पानी में, पानी में जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बोलते हैं कि अरे भैया आ गया, चलो इसके ऊपर अटैक करते हैं। तो देखो होता क्या है, जैसे कि मान लो ये जो तुम्हारे कपड़े में ऑयल लगा हुआ है, उस ऑयल का एक छोटा सा ड्रॉपलेट है, ठीक है ना। इस ड्रॉपलेट के को आकर के, इस ऑयल ड्रॉपलेट को बेटा आकर के सोप मॉलिक्यूल्स या ये जो माइसिल्स हैं ये आकर के अटैक करते हैं। कैसे अटैक करते हैं? घेरते हैं। कैसे घेरते हैं? लाइक दिस। ये देखो माइसिल्स आए और ये कुछ इस तरीके से आकर के, जैसे कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है बेटा, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है,
ये कपड़े पे, ये देखो अभी कपड़े पे चिपका हुआ है। ये व्हाइट क्या है बेटा? ये व्हाइट है कपड़ा, ठीक है ना। व्हाट इज व्हाइट? ये कपड़ा है जिसके ऊपर ये ऑयल वैसे तो बहुत सारा लगा हुआ है, अभी मैं बात कर रही हूं एक ऑयल ड्रॉपलेट की, ठीक है ना। सो दिस इज ऑयल ड्रॉपलेट। तो अभी ये ऑयल ड्रॉपलेट बेटा कपड़े के ऊपर चिपका हुआ है, हटानी है, हम इसको हटाना है, तो कैसे हटेगा? तो अब ये जो माइसेल्स है, जो सोप मॉलिक्यूल्स है बेटा, ये आकर के इस ऑयल ड्रॉपलेट पे अटैक करेंगे, इसको घेरेंगे। और घेर भी कैसे रहे हैं? सोप मॉलिक्यूल्स की जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो आकर के इस ऑयल ड्रॉपलेट को घेर रही हैं। घेरना तो है, लेकिन कैसे घेरना है? हेड्स आके घेरेंगे या टेल्स आके घेरेंगे? तो आप बोलोगे कि मैम हाइड्रोफोबिक टेल्स क्यों? मैंने क्या बोला था? अगर सोप मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट नॉन पोलर है, कोवेलेंट है, नॉन आयोनिक है, हाइड्रोफोबिक है, तो क्या इसको पानी से तो प्यार है कि तेल से तो प्यार है कि नहीं? तो जैसे ही सोप मॉलिक्यूल्स को पता चलता है कि अरे भैया कपड़े पे लगा हुआ है ऑयल, तो सोप मॉलिक्यूल्स की जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होती हैं बेटा, वो हो जाती हैं खुश कि चलो कोई तो ऐसा आया जिससे हमें प्यार है, जिसमें कि हम जाकर के घुलना चाहते हैं। तो बस जैसे ही सोप, ये क्या बोलते हैं, पानी है कपड़ा आया जिसमें कि तेल लगा हुआ था, सोप मॉलिक्यूल जाते हैं, माइसेल्स जाते हैं और उस कपड़े पे लगे हुए ऑयल ड्रॉपलेट को या मॉलिक्यूल को सोप मॉलिक्यूल्स आकर के घेरने लग जाते हैं। कैसे घेर रहे हैं? तो जो उनकी हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं बेटा, वो घेर रही हैं। हाइड्रोफोबिक टेल्स घेर रही हैं क्योंकि उनको तो पानी से प्यार, उनको तो ऑयल से प्यार है। जैसे कि ये टेल है, ये बोलेगी भाई मुझे तो ऑयल से प्यार है, तो मैं तो कहाँ जाऊंगी? उसकी तरफ जाऊंगी। ये टेल है, ये बोलेगी भाई मुझे भी क्या है, ऑयल से प्यार है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? उसकी तरफ जाऊंगी। तो इस तरीके से बेटा क्या होता है, ये सोप मॉलिक्यूल्स घेरना शुरू करते हैं। अब तुम खुद देखो, तुम अब खुद समझो। जैसे कि ये कपड़ा है, ये कपड़ा नहीं, सपोज ये ऑयल है, ठीक है ना, ये ऑयल है और ये कपड़े पे चिपका हुआ है, ठीक है ना, नीचे कपड़ा लगा हुआ है, जैसे कि मान लो ये कपड़ा है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ऑयल लगा हुआ है। ये क्या हुआ? ये कपड़ा है, इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो सोप मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो आ रही हैं, ठीक है, इसको ऐसे 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 करके घेर रही हैं, घेर रही है, घेर रही है। पहले यहाँ से घेरा, यहाँ से घेरा, यहाँ से घेरा, यहाँ से घेरा, यहाँ से घेरा। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये घेरती जाएंगी, घेरती जाएंगी, घेरती जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब सोप मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोफोबिक टेल्स इस ऑयल ड्रॉपलेट को इतना घेर लेंगी, इतना घेर लेंगी, इतना घेर लेंगे कि बेटा अल्टीमेटली ये जो ऑयल का ड्रॉपलेट कपड़े से चिपका था ना, वो निकल जाएगा। हम यही तो चाहते थे ना कि भाई जो लगा हुआ है गंदगी वो निकल जाए। तो कैसे निकली? सोप मॉलिक्यूल्स आए, मॉलिक्यूल्स ने आकर के उस ऑयल ड्रॉपलेट को घेरना शुरू करा। वो भी कहां से? अपनी हाइड्रोफोबिक टेल्स से, क्योंकि उनको पानी से डर लगता है लेकिन ऑयल से तो प्यार है ना, तो घेरना शुरू किया। वो घेर रही है, घेर रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। जैसे वो ये अपन क्या करते हैं, जब अपन तवे पे चीला या डोसा बनाते हैं तो जब वो एक साइड से पक जाता है फिर अपन क्या करते हैं, उसको साइड साइड से उठाते हैं, साइड साइड से उठाते हैं। फिर जो लेडल है, जो चम्मच है, उसको और अंदर लेकर के जाते हैं ताकि जो बीच वाला पार्ट जो चिपका हुआ है तवे से वो भी निकल जाए। और धीरे धीरे जैसे कि ऐसे ऐसे डोसा बना है, अपन साइड साइड से ऐसे निकालेंगे, साइड साइड से ऐसे निकालेंगे, 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 फिर और अंदर जाएंगे, है ना, और अंदर जाएंगे। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब डोसा पूरा ही पैन से जो है ना निकल जाएगा, और फिर इसको अपन ऐसे उठा करके ऐसे फ्लिप कर देंगे। करते कि नहीं करते? बस बेटा बस वही करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना, बस तुम्हें डोसे बनाने हैं और कपड़े धोने हैं। तो ये सोप मॉलिक्यूल्स आकर के उनकी हाइड्रोफोबिक टेल्स के थ्रू ऑयल को ऐसे ऐसे करके घेरेंगे, 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 और अल्टीमेटली क्या होगा, इतना घेरेंगे, इतना घेरेंगे कि ये जो ऑयल है बेटा ये कपड़े से निकल ही जाएगा। लो यार, लो लो, घेर लो हमको, हमें वो कहते हैं ना, पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। तो बेटा ऑयल ड्रॉपलेट को भी सोप मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, चारों तरफ से ऐसे घेर लेंगे। ये देखो घेरना शुरू करा है। एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि ये पूरे तरीके से कुछ इस तरीके से ऐसे देखो घेर लेंगे, ठीक है। और जब ये घेर लेंगे तो दिमाग लगाओ, सोप मॉलिक्यूल जो है, सोप मॉलिक्यूल नहीं यार, ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो अल्टीमेटली कपड़े से डिटैच हो जाएगा। और हम यही तो चाहते थे कि कपड़े से तेल निकल जाए, तो निकल गया। देखो पहले ये ऑयल ड्रॉपलेट चिपका हुआ था कपड़े पे, अब जैसे इनने आगे घेरा, इतना घेरा, इतना घेरा, इतना घेरा कि अल्टीमेटली ये जो ऑयल है बेटा वो कपड़े से डिटैच हो गया, निकल गया, कपड़ा धुल गया। हे प्रभु, कपड़ा धुल गया। ये देखो,
मतलब धुला नहीं है, साफ हो गया है, ठीक है ना, अभी धुलना बाकी है, अभी अपन को रिंस करना पड़ेगा। इतने आसानी से बेटा तुम्हें क्या लगता है कपड़े धुल जाते हैं क्या? नो, बहुत मेहनत लगती है। अभी तो सिर्फ क्या हुआ, अभी तो सिर्फ माइसेल्स ने, सोप मॉलिक्यूल्स ने कपड़े में से ऑयल ड्रॉपलेट को या तेल को डिटैच किया है। अभी हमें इस पूरे को फेंकना पड़ेगा, वरना क्या होगा, वरना ये हो सकता है बेटा कि ये ऑयल दोबारा से कपड़े के ऊपर आके चिपक जाए। भाई अभी तो क्या करा, सोप मॉलिक्यूल्स ने आकर के अपनी हाइड्रोफोबिक टेल्स के थ्रू ऑयल ड्रॉपलेट को घेरा, इतना घेरा कि अल्टीमेटली जो क्या बोलते जो ऑयल है वो कपड़े से डिटैच हो गया। अज्यूम करो कि मैम इतना होने के बाद, जब ये डिटैच हो गया, इतना होने के बाद जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं ये घेरना बंद कर दें, तो ये जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं ये बोले कि भाई हमारा काम हो गया, हमें घेर करके ऑयल को निकालना था कपड़े से, निकल चुका, अब एक काम करते हैं, अब हम इसको छोड़ देते हैं। तो बेटा पता छोड़ने पर क्या होगा, छोड़ने पर ये तेल दोबारा जाकर के कपड़े पे चिपक सकता है, ऐसा ना हो इसीलिए ये जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं, भाई हम इनसे कहते हैं सोप मॉलिक्यूल से कि तुमने इतना काम किया है तो तुम उस काम को कंप्लीट भी करो। तुमने अगर ऑयल को हटाया है कपड़े से तो अब उसको हटा के रखो, उसको दोबारा से चिपकने मत दो, यानी कि जो तुमने घेर के रखा हुआ है ऑयल ड्रॉपलेट को, उसको घेर के ही रखे रहो, उसको छोड़ो मत। ये नहीं कि घेरना बंद कर दिया, नहीं, बंद मत करो, उसको घेरे रहो। अगर घेरना बंद करा तो वो दोबारा जाके चिपक जाएगा, उसको छोड़ दो, मतलब उसको छोड़ो नहीं, तुम उसको ना घेर के रखो। तो बेटा ये जो माइसेल्स होते हैं ना, ये इसी तरीके से पानी में सस्पेंडेड रहते हैं। जैसे कि यहां पर तुमको मैंने एक ऑयल ड्रॉपलेट की बात बताई है, तुम्हारे कपड़े पे तो बहुत सारा तेल चिपका हुआ था, बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स थे, ठीक है ना, बहुत सारे क्या थे, देखो ऑयल ड्रॉपलेट्स थे। तो उन सभी ऑयल ड्रॉपलेट्स को कुछ इस तरीके से सोप मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा, घेर के रखते हैं, ऐसे घेर के रखते हैं, ठीक है ना, और हटने नहीं देते हैं, वरना क्या होगा, ये दोबारा से कपड़े के ऊपर जाकर के चिपक जाएंगे। अब सवाल ये है कि मैम चलो ठीक है, इस तरह से घेर लिया, तेल निकल गया है ना, तेल दोबारा ना चिपके इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सोप मॉलिक्यूल्स को बोल रहे हैं कि भैया इनको घेर के ही रखो ताकि दोबारा से उसके ऊपर जाके बैठ ना जाए, है ना। मतलब कपड़े से अल्टीमेटली क्या हुआ बेटा, तेल तो निकल ही चुका है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि मैम ये जो माइसेल्स हैं जिनके सेंटर में अब देखो क्या है, सेंटर में जो है ना अब ऑयल ड्रॉपलेट आ चुका है, मैम ये आपस में अट्रैक्ट नहीं होते क्या? नहीं, बल्कि ये जो माइसेल्स है जिनके सेंटर पे अब सोप मॉलिक्यूल, सोप नहीं यार, वेरी सॉरी, मैं बार बार सोप बोल रही हूँ, ऑयल ड्रॉपलेट, ये माइसेल्स जिनके अब सेंटर में बेटा ऑयल ड्रॉपलेट्स आ चुके हैं, ये पूरे पानी में डिस्पर्स्ड रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। ऐसा क्यों? देखो होता क्या है, जैसा कि तुमको मैंने बताया था कि जो हेड पार्ट होता है, मतलब टेडपोल स्ट्रक्चर का जो हेड पार्ट होता है वो डिनोट करता है क्या, ये छोटा वाला पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें कि CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो जैसे ही आप सोप मॉलिक्यूल्स को बेटा, जैसे ही आप सोप मॉलिक्यूल्स को पानी में डालते हो ना, तो पानी में जाने से होता क्या है कि हेड में जो COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव आयंस रहते हैं, उसमें से Na पॉजिटिव आयन जो है बेटा वो निकल करके भाग जाते हैं। जितने भी आपने डाले हैं सोप मॉलिक्यूल्स पानी में जाते साथ क्या होता है, हेड वाले पार्ट में जो CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव आयंस होते हैं, इन दोनों में से जो Na पॉजिटिव आयन है बेटा वो निकल करके भाग जाता है। यानी कि अब हेड पार्ट में सिर्फ क्या रह जाता है, COO नेगेटिव आयन। इसका मतलब क्या कि अगर आप ओवरऑल एक सोप मॉलिक्यूल को देखोगे बेटा तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों भाई, जो हेड वाला पार्ट था उसमें 2 आयंस थे, CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव निकल करके भाग गया, तो अब क्या बचा रहेगा, सिर्फ CO नेगेटिव। तो ओवरऑल जो चार्ज है बेटा सोप मॉलिक्यूल के ऊपर वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो इसीलिए जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या रहते हैं बेटा, ऐसे चिपकते हैं। जैसे कि ये था ना कि जो माइसेल्स हैं, है ना, जो माइसेल्स हैं वो आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं कि चलो ऑयल निकल गया, सब हो गया, इनके अब सेंटर में क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट है, तो ये आपस में चिपकते क्यों नहीं है, ये पानी में सस्पेंडेड क्यों रहते हैं, ये डिस्पर्स्ड क्यों रहते हैं? क्योंकि बेटा ओवरऑल अगर आप बात करोगे, जैसे कि आप इस सोप मॉलिक्यूल की बात करोगे तो उसके ऊपर क्या होगा, ऐसा नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो बेटा ये कभी भी दूसरा सोप मॉलिक्यूल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो सेम चार्ज वाले मॉलिक्यूल के पास जाएगा ही क्यों?
ये बोलेगा अरे मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज, अरे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अरे भागो, ऐसा होता है। तो इसीलिए जो माइसेल्स हैं, जब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स को अपने सेंटर में ट्रैप कर लेते हैं तो ये पानी में डिस्पर्स रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, ये सेटल डाउन नहीं होंगे और ना ही आपस में क्या बोलते हैं, जुड़ जाएंगे, ये अलग अलग रहते हैं। आ गया समझ में रीजन? अब क्या होगा, अब बेटा ये हमें निकालना है, इसको हमें फेंकना है, कपड़ा हमें चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, पानी में, क्योंकि ये जो माइसेल्स हैं जिनमें कि सेंटर में ऑयल ड्रॉपलेट्स ट्रैप्ड हैं और वो सब की सब कैसे हैं, पानी में डिस्पर्स्ड हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा, उठा करके पानी को ही फेंक देंगे। अगर पानी गया तो पानी में जो डिस्पर्स्ड माइसेल्स हैं जिनके सेंटर में ऑयल ड्रॉपलेट्स ट्रैप्ड हैं, बेटा वो सब पानी के साथ निकल जाएंगे ना। तो पानी निकाला, उसके साथ साथ ये माइसेल्स निकल गए, माइसेल्स के साथ साथ ऑयल के ड्रॉपलेट्स निकल गए, यानी कि आपका जो कपड़ा है अब वो होने वाला है एकदम साफ सुथरा। दैट इज क्लेंजिंग एक्शन का मैकेनिज्म, हमारे सोप्स के क्लेंजिंग एक्शन का मैकेनिज्म। आप बोलोगे कि मैं बाबर सोप बोल रहे हो, डिटर्जेंट्स के क्लेंजिंग एक्शन का मैकेनिज्म कुछ और होता है क्या? नहीं, डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो भी ऐसे ही होते हैं, उनमें भी एक पॉजिटिव पार्ट होगा, ठीक है, एक मतलब दो पार्ट्स होंगे, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। जैसे कि सोप मॉलिक्यूल के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक वैसे ही बेटा डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन हाँ एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते। जैसे कि अपन बोल रहे हैं यहाँ पर कि सोप मॉलिक्यूल क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड, वहां पर अपन बोलते हैं कि डिटर्जेंट क्या है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेरी बात को बेटा ध्यान से समझो, जो अपन ने अभी अभी सोप मॉलिक्यूल्स का एक्शन देखा है कि वो किस तरीके से कपड़े पे लगे हुए ऑयल को, डर्ट को, ग्रीस को रिमूव करते हैं, एग्जैक्टली बेटा वैसा ही मैकेनिज्म जो है डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स का भी होता है। वो भी बिल्कुल ऐसे ही क्या करते हैं, कपड़े को साफ करते हैं। लेकिन आप बोल सकते हो कि डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है। जो सिमिलैरिटीज है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर अपन ने सोप मॉलिक्यूल देखा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने ये सोप मॉलिक्यूल देखा, अरे दिख रहा है सोप मॉलिक्यूल कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना सबको? कोई ऐसा बच्चा जो बोलेगा कि मैम इतने लंबे लेक्चर के बाद अब हमको सोप मॉलिक्यूल दिखना ही बंद हो गया है? अरे बेटा ध्यान से देख लो, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर तुमको कार्बन एटम्स की लंबी लंबी चेन दिख रही है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, वैसा ही बेटा आपको डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल में भी दिखेगा, लंबी लंबी चेन होगी कार्बन एटम्स की, ठीक है, नेगेटिव होगा पॉजिटिव आयन होगा, सब कुछ वैसे ही होता है। और इसीलिए जो इनका मैकेनिज्म है कपड़े साफ करने का वो भी सेम होता है, लेकिन फिर भी फर्क है। क्या फर्क है कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि यहां पर जो तुमको सोप मॉलिक्यूल में देखो, ये दिख रहा है, अलग से बताती हूं, रुको। सोप मॉलिक्यूल में तुमको, अरे यार ये दिख रहा है C17H35 COONA। डिटर्जेंट मॉलिक्यूल में तुम्हें पता है क्या मिलेगा? लंबी कार्बन एटम की चेन्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी, और भी लंबी हो सकती है, लेकिन यहां पर ना तुमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन। ये C6H4 क्या है बेटा? ये C6H4 का मतलब है बेंजीन, ठीक है ना, यहां पर बेंजीन भी आके उड़ जाती है, और सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का ये देखो ये वाला आयन आ गया है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, ठीक है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। आई बात समझ में? यहां पर भी कार्बन एटम्स की लंबी लंबी चेन होती है, ठीक है ना, यहां पर भी कार्बन एटम्स की लंबी लंबी चेन होती है। तो व्हाट इज डिटर्जेंट? सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लेंजिंग एक्शन सेम रहेगा, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स भी जाकर के वही पानी में जाकर के माइसेल्स बनाएंगे,
ठीक है ना, क्लस्टर बनेगा, माइसेल्स बनेंगे और उसके अलावा घेरेंगे ऑयल ड्रॉपलेट्स को, सेम रहेगा। बाकी बेसिक जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चल अब एक और चीज यहाँ पर देख लो बेटा, जब अपन सोप बनाते हैं तो सोप बनाने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स का। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स के पास बेटा लॉन्ग चेन्स ऑफ वो एस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। चलो अब फटाफट से अपन रीड कर लेते हैं, हो गया है और कुछ नहीं करना है, काफी कुछ पढ़ लिया अपन ने। आ जाओ, कहां से शुरुआत करें? हाँ, सैपोनिफिकेशन। वेजिटेबल ऑयल्स आर द एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। मैंने क्या कहा? सोप बनाने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं किसका? वेजिटेबल ऑयल्स का। सैपोनिफिकेशन जब अपन करते हैं ना तो वहां पर अपन स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ ट्रीट किसको करवाते हैं? वेजिटेबल ऑयल को। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल ऑयल में होते हैं एस्टर्स ऑफ लॉन्ग या हायर फैटी एसिड्स, बड़े बड़े फैटी एसिड्स के एस्टर्स होते हैं। देयरफॉर सैपोनिफिकेशन ऑफ फैट्स या ऑयल्स जो है हमें क्या मिलेगा? सोप देगा अलोंग विद ग्लिसरॉल। तो वेजिटेबल ऑयल जिसके पास बेसिकली क्या होते हैं बेटा? फैटी एसिड्स के, हायर फैटी एसिड्स के एस्टर्स होते हैं। हमें एस्टर चाहिए, बड़े बड़े फैटी एसिड्स के, बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हमें एस्टर चाहिए है, जो कहाँ मिलता है? वेजिटेबल ऑयल में। और इसीलिए अपन उसको क्या करते हैं? अल्कली के साथ में ट्रीट करवाते हैं। क्या मिल जाता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड्स along with glycerol. The soaps are salts. They can be either sodium salts if NaOH is taken, or potassium salts if KOH is taken as an alkali. The vegetable oils used for manufacturing of soaps are castor oil, cottonseed oil, soybean oil, linseed oil, palm oil, coconut oil, olive oil, etc. ये देखो बेटा वही रिएक्शन है, ठीक है ना। इसको अपन बोलेंगे क्या? ट्राइएस्टर। इसको अपन ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं, लंबा सा जो बना था। फिर NaOH के साथ अपन उसको ट्रीट करवा देंगे, क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल एंड सोप बन जाएगा। Soaps and detergents are cleansing agents. Soaps are sodium or potassium salts of long chain carboxylic acids. Long chain of carboxylic acids are also called fatty acids because they are obtained by hydrolysis of oils and fats. Some important fatty acids present in the soaps are palmitic acid, stearic acid and oleic acid भी आप लिख सकते हो. Next, both soap and detergent molecules consist of two parts having different properties. एक होता है क्या? हाइड्रोकार्बन की लंबी सी टेल, ठीक है, जो कि क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में, पानी से उसको डर लगता है। और दूसरा बेटा पार्ट होता है क्या? उसका नेगेटिवली चार्ज हेड। नेगेटिवली चार्ज हेड क्यों बोल रहे? समझ में आया कि जैसे ही वो सोप मॉलिक्यूल पानी में जाएंगे तो हेड में जो CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव आयन होते हैं, Na पॉजिटिव आयन निकल करके भाग जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा? COO नेगेटिव. So this part consists of carboxylate ion in case of soaps and sulfate ions in case of detergents. Being polar, this part is soluble in water. इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोफोबिक हेड बोलते हैं, ठीक है ना, लाइक दिस। ये देखो नेक्स्ट, डिटर्जेंट्स आर सोडियम में पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देखो आपके एनसीईआरटी बोल रही है, या फिर अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयन। When soap is at the surface of the water, its non-polar hydrophobic tails जो है बेटा वो क्या होती है? पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं। Instead, soap molecules will align along the surface of water. कि सोप मॉलिक्यूल्स अपने आप को पानी के सरफेस के अलोंग क्या करते हैं? अलाइन करते हैं विद देयर पोलर हाइड्रोफिलिक हेड्स इन द वाटर एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक जो टेल्स हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं, प्रोट्रूड करती हैं, है ना, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया था। निकलो भाई, कहां गए? ये देखो, है ना, ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ठीक है, आगे। Inside water, these molecules have unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water. These cluster of molecules in which the hydrophobic tails कहाँ होती हैं? क्लस्टर के इंटीरियर में, और ionic ends कहाँ होते हैं? क्लस्टर के सरफेस पर। इसको अपन क्या बोलते हैं? माइसिल फॉर्मेशन बोलते हैं। These ionic micelles are in fact clusters of about 100 soap molecules with their polar heads on the surface of the cluster and the non-polar chains directed towards the interior of the cluster. ठीक है? In a similar way, detergents also form ionic micelles. These micelles remain suspended in the water as a colloid and do not come together to precipitate out because of repulsion between the similar negative charges. कि इकट्ठा नहीं होती हैं micelles, क्यों? Negative charges होते हैं ना सबके ऊपर, इसलिए। The soap or detergent micelles are quite large and hence they scatter light. इसीलिए सोप सोल्यूशन जो है वो मतलब जैसे आप पानी में डालते हो साबुन या डिटर्जेंट, वो सफेद सफेद सा हो जाता है, ठीक है। द डर्ट इज जनरली हेल्ड टू द सर्फेस ऑफ द डर्टी क्लॉथ बाय द थिन फिल्म ऑफ ऑयल या ग्रीस। When a dirty cloth is treated with soap or detergent solution, the non-polar hydrocarbon tails होती हैं
सोप मॉलिक्यूल्स की, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स की, वो ग्रीस या तेल में डिसॉल्व होती हैं, जो कि हेड्स होते हैं वो सराउंडिंग पानी में पड़े रहते हैं. एज अ रिजल्ट सोप डिटर्जेंट माइसेल्स आर फॉर्म विद the oily or greasy dirt lying at their centers. In other words, soap and detergents is attracted both by the greasy and the water. जो soap molecules होते हैं वो oil and पानी दोनों से ही क्या रहते हैं, attracted रहते हैं. This lowers, ये सब तो हो गया. ये देखो oil कहाँ आ रहा है बेटा, इनके सेंटर में आ रहा है माइसिल के, ठीक है. When the surface of the cloth is mechanically scrubbed या beaten with एक वो जो होता है लकड़ी का मारने वाला, या वॉशिंग मशीन में अपन चलाते हैं तो लूज, उससे क्या होता है, जो ऑयल है बेटा वो कपड़े से थोड़ा सा लूज हो जाता है, ठीक है ना. एंड आर रिमूव्ड फ्रॉम द डर्टी सरफेस एंड द क्लॉथ इज क्लीन सिंस डिटर्जेंट्स लोअर. ये सब तो हो गया, ठीक है. ये देखो, ये आपकी एनसीईआरटी का ये बेटा डायग्राम देखो कितने अच्छे से दिखाया जा रहा है कि ये है सोप मॉलिक्यूल और कपड़े पे चिपका हुआ है. ये देखो माइसेल्स आकर के इनको घेर रहे हैं, ठीक है ना. घेरते घेरते देखो एक टाइम ऐसा है जब इसको पूरी तरीके से क्या होगा, ये घेर लेंगे और ये देखो अलग हो जाएगा कपड़े से, ठीक है. नेक्स्ट वाटर. ओके, अब थोड़ी सी अपन बात करते हैं बेटा हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर की. छोटा सा कंसेप्ट है. हार्ड वाटर क्या होता है, जिसके साथ पानी, मतलब हार्ड वाटर वो पानी है जिसके साथ साबुन झाग ना दे. सॉफ्ट वाटर क्या है, जिसके अंदर जब तुम साबुन डालोगे तो तुम्हें झाग मिल जाए. तो व्हाट इज हार्ड वाटर, वो वाला पानी जिसके साथ साबुन झाग ना दे, और सॉफ्ट पानी जिसके साथ साबुन झाग दे. तो साफ पानी बेटा या सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है. सॉफ्ट वाटर आप बोल सकते हो कि बारिश का पानी होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है. हार्ड वाटर कौन सा होता है, नलके का पानी, ठीक है ना, नदी का पानी, तालाब का पानी. ये सब बेटा क्या होते हैं, हार्ड वाटर होते हैं. इनके साथ जो है साबुन ठीक से झाग नहीं देते हैं. रीजन क्या है हार्डनेस का, क्यों नहीं देते हैं. तो देखो होता क्या है बेटा, हार्ड वाटर में होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स. कौन से सॉल्ट्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड क्लोराइड, ठीक है ना. सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ये सारे बेटा सॉल्ट होते हैं हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के. अब होता क्या है, जैसे कि तुमने मान लो कि हार्ड वाटर में साबुन डाला तो सोप मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा उनकी रिएक्शन हो जाती है इन कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस के साथ. सोप मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन हो जाती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ, जिसके कारण बन जाता है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस. एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस या प्रेसिपिटेट जो पानी के सरफेस के ऊपर आकर के तैरने लगता है, जिसे हम बोलते हैं बेटा स्कम. ये देखो हार्ड वाटर था, तुमने इसमें क्या कर दिया, साबुन डाल दिया. तो साबुन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाकर के हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट है ना, उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस के साथ जाके रिएक्ट कर लेंगे और देखो कुछ इस तरीके से ऐसा सफेद सफेद सा व्हाइट सा जो है बेटा तुम्हें पानी के सरफेस के ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा. दिस इज स्कम. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, देखो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप to form curdy white precipitate of calcium and magnesium salts of fatty acids. इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्कम बोलते हैं. और अगर ये बन गया तो फिर मतलब ये समझ लो कि अगर मतलब आप ये समझो ना कि पानी में हमने सोप मॉलिक्यूल्स डाले थे ताकि वो कपड़े को साफ करे, माइसेल्स बनाए, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, तो सोप मॉलिक्यूल्स आकर के कुछ अलग ही काम में लग गए हैं. तो अगर सोप मॉलिक्यूल्स अलग काम में लग जाएंगे, स्कम बना लेंगे, तो फिर कपड़ा कौन साफ करेगा. तो इसीलिए बेटा हार्ड वाटर में सोप मॉलिक्यूल्स जो है जब अपन डालते हैं तो वो झाग वाग नहीं देते हैं. ये रिएक्शन देखो बताई जा रही है कि किस तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो ना सॉल्ट बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स कम बन जाता है, ठीक है ना. तो अगर सोप मॉलिक्यूल्स आकर के यहाँ पर इंगेज हो जाएंगे तो फिर माइसेल्स कौन बनाएगा, झाग कैसे आएगा, झाग नहीं आएगा तो कपड़ा कौन साफ करेगा. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हार्ड वाटर में जो है ना साबुन काम नहीं आता, डिटर्जेंट ही काम आते हैं. अच्छा आप बोलोगे कि मैम हार्ड वाटर में साबुन बिल्कुल ही काम नहीं करेगा क्या, कर सकता है, लेकिन जब आप ज्यादा साबुन यूज करोगे हार्ड वाटर में तब. क्यों, जब तक कि हार्ड वाटर में जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट हैं, जब तक वो सब के सब सोप मॉलिक्यूल्स के साथ मिल करके स्कम ना बना लें, तब तक आप साबुन डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, स्कम बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा जब हार्ड वाटर में प्रेजेंट सारे के सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस सोप मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करके स्कम बना लेंगे. और फिर उसके बाद में अगर आप और डालोगे सोप मॉलिक्यूल्स
फिर क्या होगा, वो अंदर जाकर के बनाएंगे माइसेल्स, झाग बनाएंगे और फिर कपड़ा साफ करेंगे। तो जब तक कि सारे के सारे जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं, जब तक कि वो स्कम ना बना ले, तब तक आपको सोप डालना पड़ेगा डालना पड़ेगा और डालना पड़ेगा। मतलब कि हार्ड वाटर में सोप काम आएगा लेकिन ज्यादा डालना पड़ेगा। दिस प्रेसिपिटेट्स आर इधर थ्रोन, या तो उसको फेंक दो स्कम को उठा करके, या कपड़े पे चिपक जाते हैं, या टब वगैरह पे चिपक जाते हैं। एज अ रिजल्ट हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर, झाग नहीं बनाते सोप के साथ, ठीक है ना। However, when all the calcium and magnesium ions present in the hard water have been precipitated by the addition of sufficient quantity of soap, the resulting water becomes soft और फिर उसके बाद में क्या होता है, झाग बनने लग जाता है। The soaps are not effective cleansing agents in hard water because a lot of soap is wasted in precipitating out the calcium and magnesium ions present in the hard water. This problem is overcome by using detergents. क्यों? क्योंकि जो detergents के molecules होते हैं ना बेटा, वो इस तरह का काम नहीं करते। वो जाकर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ ऐसी कोई रिएक्शन नहीं बनाते बेटा, वो भी स्कम नहीं बनाते हैं। सो डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स या सल्फोनिक सॉल्ट्स या जो भी है, both have long hydrocarbon chain. The charged ends of these compounds do not form insoluble precipitate with the calcium and magnesium ions in the hard water. So calcium and magnesium salts of detergents are soluble in water and hence can be used for washing even in hard water. Thus they remain effective in hard water. Detergents are usually used to make shampoos and products. Okay. अब डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा डिटर्जेंट्स को इस्तेमाल करने के ओवर सोप? तो देखो पहली बात तो ये कि ये ना सोप जो होते हैं अपने वो 100% बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि दे आर कंप्लीटली डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सीवेज वाटर, पानी में, तालाब में, हर जगह, ठीक है ना। इसका मतलब साबुन का जो पानी है बेटा वो ऐसा सोप पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन कॉज नहीं करता है, लेकिन जो अपने डिटर्जेंट्स होते हैं दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। इनके ऊपर जो है ना बेटा बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आकर के काम नहीं करना चाहते। The reason being that side chains stop bacteria from breaking the chain. Okay, this leads to the slow degradation of detergent molecules. As a result, detergent persist in water for a longer period of time and then water जो है aquatic animals के लिए क्या होता है बेटा unfit हो जाता है। Thus, detergents having unbranched hydrocarbon chains cause pollution. Therefore, in most of the detergents used these days, branching is kept to a minimum so that detergents भी क्या हो जाए बेटा biodegradable बन जाए, ठीक है। ये पूरी आपकी देखो एनसीईआरटी में भी A to Z वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। माइसेल्स का बनना, पुलिंग आउट ऑफ द डर्ट इन द वाटर, वो सब कुछ आप अच्छे से रीड कर सकते हो, ठीक है ना। ये पूरा येलो बॉक्स है जिसमें कि माइसेल्स के बारे में ही सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। ये देखो द माइसेल स्टेन्स अ सोल्यूशन एज अ कोलॉइड एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन रिपल्शन, वही नेगेटिव चार्ज वाला कॉन्सेप्ट। Thus, the dirt suspended in the micelles is also easily rinsed away. The soap micelles are large enough to scatter light and hence soap solution क्या होता है बेटा cloudy दिखता है appearance में, ठीक है। ये देखो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सोडियम salts of sulfonic acid या ammonium salts with chlorides and bromine ions. Both have hydrocarbon chain. The charged ends होते हैं compounds के do not form insoluble precipitate with calcium and magnesium ions in the water. बात वही है कि डिटर्जेंट जो ना हार्ड वाटर में काम क्यों आते हैं, क्योंकि जो उनकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स जो चार्ज एंड्स होते हैं डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स के, वो हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट करके ऐसा प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। दस रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, ठीक है। चलिए दैट्स इट बच्चों, आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। आज अपन ने पूरा जो कॉन्सेप्ट है किसका, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का, क्लेंजिंग एक्शन का, वो हमने पूरा कर लिया है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में और अगले लेक्चर से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना मतलब सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अड्डा 247 फाउंडेशन चैनल। बाय बाय, सी यू सून।